हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द शैडो किंग में। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट भी ज़रूर करना। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई दिक्कत लग रहा है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पूरी चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल TSK नोवेल्स को भी ज्वाइन जरूर करना। चलो अब शुरू करते हैं। यिन ने उन दो परी जड़ी बूटियों को देखा जो झाओ लिंग ने उसे सौंपी थी, थोड़ा स्तब्ध होकर। मुझे उस परी बूटी की स्वीकृति क्यों नहीं मिली? न केवल मेरे पति नाराज नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुझे पहले से भी अधिक परी जड़ी बूटी दी। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से दो परी जड़ी बूटियों को देखा और फिर अपना सिर हिलाया। पति, मैं बस एक ले लूंगी और एक अन्य बहनों के लिए छोड़ दूंगी। झाओ लिंग ने खड़खड़ाहट की तरह अपना सिर हिलाया। नहीं, इन दो अमर जड़ी बूटियों को क्रमशः स्टार एनीज आइस ग्रास और फिएरी खुबानी जियाओशु कहा जाता है। उनमें से एक में सबसे ऊपर शीत विष होता है और दूसरे में सबसे ऊपर अग्नि विष होता है। यदि आप अपनी इच्छा से उनमें से केवल एक ही लेते हैं तो प्रत्येक पौधा इससे घायल हो जाएगा। केवल जब दो परी जड़ी बूटियों को एक साथ लिया जाता है तो वे पारस्परिक सुदृढ़ीकरण और आपसी संयम के सिद्धांत पर भरोसा कर सकते हैं, ताकि आपको इन दो परी जड़ी बूटियों की औषधीय शक्ति को अवशोषित करने और उनका अधिकतम प्रभाव डालने में मदद मिल सके। यिन ने झाओ लिंग की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा, अंत में सिर हिलाया और क्रॉस लेग करके बैठ गया। झाओ लिंग द्वारा आत्मा को सील करने वाली सील को हटाने और उसकी आत्मा की शक्ति पर नियंत्रण पाने में मदद करने के बाद उसने स्टार एनीज आइस ग्रास और फिएरी खुबानी के पेड़ पर कब्जा कर लिया और झाओ लिंग के निर्देशों के अनुसार उन्हें निगल लिया। तुरंत यिन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में अचानक दो चरम भावनाएं प्रकट हुई, एक बहुत ठंडी थी और दूसरी बेहद गर्म थी, जिससे उसे बेहद दर्द महसूस हुआ। झाओ लिंग ने यह भी समझा कि दो अमर जड़ी बूटियों को अवशोषित करना दर्दनाक होगा, इसलिए उसने अपनी बेहद मजबूत आत्मिक शक्ति जारी की और इसे यिन के शरीर में डाल दिया, ताकि उसे हिंसक और अत्यधिक ठंडे जहर और आग के जहर का विरोध करने में मदद मिल सके और साथ ही उसे इसकी औषधीय शक्ति को अवशोषित करने में मदद मिल सके। अध्याय 133 मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर। जब तक झाओ लिंग ने यिन को दो परी जड़ी बूटियों की औषधीय शक्ति को अवशोषित करने में मदद की, तब तक अगली सुबह 9 बज चुके थे। दो अमर जड़ी बूटियों को अवशोषित करने के बाद यिन की आत्मिक शक्ति 47 के स्तर से बढ़कर 50 के स्तर तक पहुंच गई। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वह एक बड़े क्षेत्र की अड़चन में फंस गया होता, तो शायद यिन की आत्मिक शक्ति कुछ और स्तर बढ़ सकती थी। इसलिए यिन, जिसने पूरी रात अमर औषधीय जड़ी बूटियों की शक्ति को अवशोषित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, उसे अपनी 5वीं आत्मा अंगूठी को संघनित करने में व्यस्त होना पड़ा। झाओ लिंग को भी उम्मीद नहीं थी कि यिन ने पूरी रात दो परी जड़ी बूटियों को अवशोषित करने में बिताई, जिससे वह पूरी रात उदास रहा। अब यिन की आत्मिक शक्ति को 50 के स्तर तक बढ़ते हुए और 5वीं आत्मा वलय को संघनित करना शुरू करते हुए उसे परेशान न करने के लिए वह केवल घूम सकता था और कमरे से बाहर निकल सकता था। झाओ लिंग आंगन में आए और वो सैक्सी को अकेले पोकर का अध्ययन करते देखा, इसलिए उन्होंने पूछा, सिक्सी, तुम आंगन में अकेले पोकर क्यों खेल रही हो? क्या एयरलूम वापस चला गया है? ठीक है, उसने सुबह नाश्ता किया और वापस चली गई, लेकिन उसने कहा कि वह दोपहर में वापस आएगी। अपना सिर उठाए बिना वो सैक्सी ने झाओ लिंग को 5 कार्ड और खुद को 5 कार्ड दिए। फिर उसने अपने कार्ड उठाए, उन पर नजर डाली और उन्हें झाओ लिंग को दिखाया। न्यू क्यूई। झाओ लिंग ने टेबल से कार्ड उठाए, उन पर एक नजर डाली और उन्हें वो सैक्सी के सामने रख दिया। कहे, मैं अद्भुत हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ, मैंने अच्छी शुरुआत की। ठीक है, यह वास्तव में अच्छा है। वो सैक्सी ने सिर हिलाया, लेकिन अचानक अपना सिर यिन के कमरे की ओर कर लिया। पिछली रात जब आप और बहन यिनर कमरे में लौटे तो मुझे आपके कमरे में आत्मा जानवर की सांसों में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। क्या बहन यिनर? झाओ लिंग को पता था कि कल रात एन से आत्मा को सील करने वाली सील हटाने के बाद उसके शरीर में मौजूद आत्मा जानवर की आभा निश्चित रूप से वो सैक्सी से छिपी नहीं रहेगी, जो बहुत दूर नहीं थी। आखिरकार वो सैक्सी एक लेवल 99 अल्टीमेट डुलो है, इसलिए उसके लिए यिन में निहित आत्मा जानवर आभा को महसूस करने में सक्षम होना असामान्य नहीं है। सौभाग्य से यिन के शरीर पर आत्मा जानवर की आभा टाइटन विशालकाय बानर और एज्योर बुल पाइथन जितनी हिंसक नहीं थी। यह हवेली 7 ट्रेजर्स ग्लेजर सेक्ट और ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स फैमिली से भी काफी दूर थी। जब तक उसकी किस्मत बहुत खराब नहीं है, एक आत्मा जानवर के रूप में यिन की पहचान शांगसन संप्रदाय के लोगों के सामने आसानी से उजागर नहीं होनी चाहिए। झाओ लिंग ने वो सैक्सी की स्पष्ट नीली आंखों में देखा और थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, यह सही है, यिनर वास्तव में एक आत्मा जानवर है जिसने 1 लाख वर्षों का रूप ले लिया है। यह देखकर कि झाओ लिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया, वो सैक्सी ने भौहें चढ़ा दी और गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहन यिनर 1 लाख साल पुराने आत्मिक जानवर का अवतार है, तो आप उसे वुहुन शहर में कैसे ले जा सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि वुहुन शहर में डुलुओ नाम के कितने शक्तिशाली लोग हैं? यदि बहन यिनर की पहचान 100,000 साल पुरानी आत्मा जानवर के रूप में वुहुन पैलेस में स्थापित है और बुजुर्गों को पता चल जाता है, तो भी आप निश्चित रूप से उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। वो सैक्सी के गंभीर शब्दों को सुनकर झाओ लिंग को पता था कि वह उसकी तरह यिन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यिन की आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डियां तो दूर की बात है। तो उसने चेहरे पर एक आरामदायक मुस्कान के साथ धीरे से उत्तर दिया, यिन पर आत्मा जानवर की आभा को कवर करने के लिए मेरे पास अपना विशेष साधन है। नहीं, जब मेरे द्वारा आत्मा जानवर की आभा को कवर करने के लिए विशेष साधनों का उपयोग करने के लिए यिनर का उपयोग किया गया था, तो आप या वह बूढ़ा आदमी कियान डाओलियू भी ऐसा नहीं कर सकता था। आप उसकी आभा को महसूस करते हैं, है ना? मैं उसे वुहुन शहर में घुमाने ले गया। अब वुहुन पैलेस के बुजुर्गों और उपासकों ने यिन से मुलाकात की है। वे केवल इतना ही जानते हैं कि वह एक साधारण स्त्री है जिसमें कोई आत्मबल नहीं है और वह अत्यंत साधारण है। जब तक यिनर भविष्य में उनके सामने एक आत्मिक जानवर की आभा दिखाता है, तब तक वे एक आत्मिक जानवर के रूप में यिनर की पहचान के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। वो सैक्सी के लाल होंठ थोड़े खुले।
वह यह भी जानती थी कि यह झाओ लिंग का अपनी जान जोखिम में डालकर जीवित रहने का कदम था। वुन हॉल के पुजारियों और बुजुर्गों की नजर में यिन वास्तव में उस तरह की सामान्य महिला थी जिसके पास कोई आत्मिक शक्ति नहीं थी। अगर झाओ लिंग ने कल रात यिन पर सील नहीं खोली होती तो वह भी यह नहीं बता पाता कि वह 1 लाख साल पुरानी आत्मा जानवर में बदल गई थी। उसने बस यही सोचा होगा कि वह सिर्फ एक सुंदर फूलदान थी। वो सैक्सी अब इस बात को लेकर उत्सुक थे कि झाओ लिंग ने किस विधि का उपयोग किया। यह वास्तव में बहन यिनर की आत्मा, जानवर की आभा और आत्मा की शक्ति को बिना लीक हुए सील कर सकता है, जो कि बस एक चमत्कार है। तीव्र जिज्ञासा से वो सैक्सी ने झाओ लिंग से प्रश्नवाचक लहजे में पूछा, क्या आप वह तरीका मुझ पर आजमा सकते हैं? मैं इसे देखना चाहता हूँ। उफ! झाओ लिंग को उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की ऐसा अनुरोध करेगी और वह थोड़ा चकित हो गया। सिस्टर सैक्सी, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मेरी क्षमता का उपयोग केवल उन लक्ष्यों पर किया जा सकता है जिनका स्तर मुझसे कम है। आपका स्तर मेरे स्तर से बहुत अधिक है। अगर मैं उस क्षमता का उपयोग आप पर जबरदस्ती करता हूं तो मुझे डर है कि इससे प्रतिक्रिया होगी। तो बस इतना ही। फिर हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो सैक्सी थोड़ा निराश दिखे। झाओ लिंग को नहीं पता था कि वह क्या खो रही है, इसलिए उसने डायरी पैनल को फोन किया और उस पर शिकायत करना शुरू कर दिया। मुझे चक्कर आ रहे हैं। यह लड़की वो सैक्सी वाकई अजीब है। वह वास्तव में चाहती है कि मैं उसकी आत्मिक शक्ति को आत्मा मुहर लगाने वाली मुहर से सील कर दूं। यह गलत है। मैंने ऐसे अजीब अनुरोध के बारे में पहले कभी नहीं सुना। मैंने उसे आत्मा को सील करने वाली सील का प्रभाव समझाया। सीलबंद होने के बाद सीलबंद व्यक्ति की आत्मिक शक्ति और आभा का कोई पता नहीं लगा सकता। ओह, मुझे समझ आ रहा है। मैंने उसे यह नहीं बताया कि जिस लक्ष्य पर आत्मा सीलिंग मुहर लगाई गई थी वह मार्शल आत्मा और आत्मिक शक्ति पर नियंत्रण खो देगा और बिना किसी आत्मिक शक्ति के एक सामान्य व्यक्ति बन जाएगा। और यदि मैं मुहर हटाने की पहल नहीं करता तो मुहर बंद व्यक्ति को जीवन भर एक सामान्य व्यक्ति बनना होगा। तो उसने सोचा कि आत्मा को सील करने वाली मुहर लगने के बाद अन्य लोग सीलबंद आत्मिक शक्ति और आभा को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ताकत अभी भी मौजूद है। अन्यथा उसके हमेशा मजबूत चरित्र के साथ उसके लिए खुद को एक सामान्य व्यक्ति बनने और दूसरों द्वारा मारे जाने की थोड़ी सी भी संभावना की अनुमति देना बिल्कुल असंभव होगा। ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में उस पर भी आत्मा सीलिंग सील का उपयोग करना चाहता हूं। कौन उसे इतना सुंदर दिखता है और उसकी ताकत एक देवता के स्तर के करीब है। अगर मैं उसका पीछा करना चाहूं तो भी मुझे आत्मविश्वास महसूस नहीं होता। जब तक उसकी मार्शल आत्मा और आत्मिक शक्ति सील रहेगी वह पूरी तरह से प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता खो देगी। उस समय मुझे जो चाहिए वह मिल सकता है। अगर वह पूरी तरह से मेरी पत्नी बन भी जाए तो भी विरोध नहीं कर पाएगी। इसके बारे में सोचना ही बहुत रोमांचक है, लेकिन इसके बारे में सोचना अच्छा है। अगर वह जानती थी कि मेरे मन में उसके बारे में अजीब विचार हैं तो मुझे डर है कि उसे मुझसे लड़ना होगा। मैं उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। शिकायत खत्म करने के बाद झाओ लिंग ने डायरी अपलोड करने के लिए क्लिक किया। इस बार डायरी को भी दर्जा दिया गया और 3 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर उपहार के रूप में दिए गए। 3 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के इनाम के बारे में झाओ लिंग की आंखें अचानक चमक उठीं। क्लाउड शटल प्राप्त करते समय सिस्टम द्वारा दिए गए 5 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को छोड़कर यह पहली बार था जब उन्हें आध्यात्मिक पत्थर का इनाम मिला और उन्हें 3 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दिए गए। यह मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर निश्चित रूप से उस निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर की तुलना में अधिक उपयोगी है जो तंत्र की शुरुआत में दिया गया था। समान आकार के आध्यात्मिक पत्थर के लिए मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर में निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर की तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति 10 गुना से अधिक होती है। झाओ लिंग स्वाभाविक रूप से बहुत खुश है। अध्याय 134 मैं तुम्हें अपनी मां का पीछा करने के लिए आधा महीना दूंगा। ठीक उसी समय जब झाओ लिंग खुशी खुशी अपने द्वारा प्राप्त 3 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की जांच कर रहा था, वो सैक्सी ने देखा कि झाओ लिंग की डायरी की कॉपी अचानक उसके सामने आ गई। सुनहरे विस्मयादिबोधक चिन्ह ने उसे याद दिलाया कि डायरी हाल ही में अद्यतन की गई थी। वो सैक्सी ने झाओ लिंग पर नजर डाली और देखा कि इस समय उसका चेहरा खुश था और उसकी नजर उस पर नहीं थी, इसलिए उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल झाओ लिंग की डायरी की एक प्रति खोलने और उसे पढ़ने के लिए किया। झाओ लिंग की डायरी की कॉपी के नवीनतम अपडेट को देखते हुए वो सैक्सी थोड़ा भौंचक के रह गए। ऐसा लगता था कि बहन यिनर को उसकी आभा छिपाने में मदद करने के झाओ लिंग के तरीके में अभी भी बड़ी कमियां थीं। यद्यपि यह दूसरों को उसकी अद्वितीय आत्मा जानवर आभा को महसूस करने से रोक सकता है, यह उसे खतरे का सामना करने पर खुद को बचाने के लिए अपनी आत्मशक्ति और आत्मा कौशल का उपयोग करने से भी रोकता है और केवल अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर भरोसा कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से फिर भी बहन यिनर अपनी आत्मा की शक्ति को झाओ लिंग द्वारा सील करवाने के लिए तैयार थी और यहाँ तक कि वुहन शहर तक उसका पीछा भी किया। क्या उसे डर नहीं है कि झाओ लिंग उसे धोखा देगा? यदि झाओ लिंग का बहन यिनर के प्रति जरा सा भी बुरा इरादा था, यदि वह उसकी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डियां चाहता था जैसे कई डुलो शीर्षक वाले, तो मुझे डर है कि वह दुखद रूप से मर गई होती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि झाओ लिंग का बहन यिनर के प्रति कोई गलत इरादा नहीं है। इसके विपरीत वह हर दिन बहन यिनर के साथ स्नेही था और दोनों हमेशा प्यार में थे। एकमात्र बुरी बात यह प्रतीत होती है कि झाओ लिंग कुछ पहलुओं में बहुत भयानक है। उसने बहन यिनर को उस बिंदु पर फेंक दिया है जहां आकाश उसे प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और पृथ्वी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इस हद तक कि वह अक्सर खुद से और सिस्टर एरलोंग से मदद की गुहार लगाती थी, जो काफी शर्मनाक था। वो सैक्सी ने नीचे देखना जारी रखा और झाओ लिंग को यह कहते हुए देखा कि उसके चरित्र के साथ उसके लिए सीलबंद होने और एक सामान्य व्यक्ति बनने के लिए सहमत होना असंभव था। उसे स्वीकार करना पड़ा कि झाओ लिंग उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था और वह वास्तव में अपनी मार्शल आत्मा और आत्मिक शक्ति को सील नहीं करना चाहेगी। भले ही उसने कहा कि वह झाओ लिंग की सीलिंग विधि को आजमाना चाहती थी, यह इस तथ्य पर आधारित था कि यह सीलिंग विधि केवल दूसरों को उसकी अपनी ताकत की खोज करने से रोक सकती है।
यदि वह जानती कि मुहर लगने के बाद वह बिना किसी आत्मिक शक्ति के एक साधारण व्यक्ति बन जाएगी तो उसने ऐसा अनुरोध कभी नहीं किया होता। हालांकि जब झाओ लिंग ने वास्तव में कहा कि वह लंबे समय से अपनी आत्मा की शक्ति को सील करना चाहता था ताकि वह उस पर जल्दी से हमला कर सके और उसे अपनी पत्नी में बदल सके, वो सेक्सी मदद नहीं कर सका लेकिन गहरे विचार में पड़ गया। क्या यह इतना स्पष्ट नहीं था कि वह कल उसके करीब थी? मैं उस तरह की महिला नहीं हूं जो सिर्फ इसलिए दूसरों को चूमने को तैयार हो जाती है क्योंकि वह धोखा देती है और उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या यह आदमी आमतौर पर मूर्ख नहीं है? उसे अपनी भावनाओं का एहसास क्यों नहीं हुआ? ऐसा लग रहा था कि उसने उसे पर्याप्त रूप से चूमा नहीं और इसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया। यह सोचते हुए वो सेक्सी बस अपनी सीट से खड़ा हो गया, सीधे झाओ लिंग के पास गया और उसकी गोद में बैठ गया। इससे पहले कि झाओ लिंग 3 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिलने की खुशी से प्रतिक्रिया कर पाती, उसने झाओ लिंग को होठों पर चूम लिया। ये लंबा चुंबन करीब 2 मिनट तक चला। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक उन दोनों को यह महसूस नहीं हुआ कि वे गंभीर रूप से हाइपोक्सिक हैं। वो सेक्सी ने अनिच्छा से झाओ लिंग को जाने दिया। उसने कई गहरी सांसें लीं और झाओ लिंग को विशेष रूप से गर्म आंखों से देखा। झाओ लिंग, जिसने महसूस किया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण वह लगभग चढ़ गई थी, उसने इस समय वो सेक्सी की जलती हुई आंखों को महसूस किया। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, अचानक उसके होठों पर चुंबन ले लिया गया। उसे इस समय झाओ लिंग की हैरान आंखों की परवाह नहीं थी, वह सिर्फ झाओ लिंग को समझाना चाहती थी। मैंने निश्चित रूप से धोखा देने के कारण कल बहन येनर के उसे चूमने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। थोड़ी देर के बाद वो सेक्सी ने उसे जाने दिया, अपने लाल होंठ झाओ लिंग के कान के पास रखे और धीरे से फुसफुसाए। मैं तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए आधा महीना दूंगा। यदि आप मुझे आधे महीने के भीतर नहीं पकड़ पाए तो मैं पोसीडॉन द्वीप वापस चला जाऊंगा। लेकिन पोसीडॉन द्वीप लौटने से पहले मैं व्यक्तिगत रूप से आपका सिर मोड़कर ले जाऊंगा। यह कहने के बाद वो सेक्सी उठ खड़ी हुई और एक भ्रमित झाओ लिंग को पीछे छोड़ते हुए एक सुंदर छवि के साथ अपने कमरे की ओर चली गई। लानत है, धत तेरी की, धत तेरी की। झाओ लिंग ने वो सेक्सी की आकर्षक पीठ को देखा और निराशा में डूब गया। ऐसा लगता है कि उसने अभी अभी कहा था कि वह उसका पीछा करने के लिए खुद को आधा महीना देगी। यदि वह आधे महीने के भीतर उसे नहीं पकड़ पाती तो वह पोसीडॉन द्वीप वापस चली जाती और यहां तक कि उसका सिर काटकर उसे अपने साथ ले जाती। क्या यह लड़की बहुत ज्यादा दबंग नहीं है? यदि वह उसका पीछा नहीं करता तो वह मर जाता। यदि वह उसका पीछा करता तो उसे आशा की एक किरण दिखाई देती। यह सोचकर झाओ लिंग ने संकोच करने का साहस किया और जल्दी से वो सेक्सी का पीछा किया। चाहे वह सभी डुलुओ सुंदरियों के साथ एक मधुर परिवार साझा करने के अपने महान सपने के लिए था या अपनी खुद की जान बचाने के लिए, वह इस लड़की वो सेक्सी का पीछा करने के लिए दृढ़ था। जल्द ही झाओ लिंग ने वो सेक्सी को पकड़ लिया और उसे बगल में गले लगाना चाहा। वो सेक्सी को तुरंत पता चल गया कि यह बुरा आदमी न केवल उसका पीछा करना चाहता था बल्कि उसे तुरंत अपनी महिला बनाना भी चाहता था। तो वो सेक्सी ने उसके आलिंगन से बचते हुए अपनी जटाएं उठाईं और धीरे से उसके माथे को छुआ। मैंने तुम्हें मेरा पीछा करने का मौका दिया, न कि सिर्फ तुम्हें मेरे साथ छेड़खानी करने का। इसके अलावा यह दिन का उजाला है और मैं बिस्तर पर वापस नहीं जाना चाहता। झाओ लिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ऐसा लगा कि चीजें उतनी सरल नहीं थीं जितना उसने सोचा था, इसलिए उसने परामर्शात्मक लहजे में पूछा, चूंकि तुम बिस्तर पर वापस नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें शतरंज खेलने के लिए तुम्हारे कमरे में वापस ले जाऊंगा। वो सेक्सी ने इस बार कोई उत्तर नहीं दिया और संघर्ष करने में बहुत आलसी था। उसने झाओ लिंग को उसे उठाने दिया और उसके गले में अपने हाथ डाल दिए। झाओ लिंग बहुत खुश हुई और वो सेक्सी को अपनी बाहों में लेकर सीधे कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी कभी छोटी नौकरानी कमरे के दरवाजे से गुजरती थी और अजीब आवाजों पर शर्मा जाती थी। उसी समय लियू एरलोंग, जो घर लौटने के बाद आंगन में फूलों को पानी देने में व्यस्त थे, ने देखा कि डायरी फिर से अपडेट हो गई है और जल्दी से उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसे आत्मा को सील करने वाली सील के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसने झाओ लिंग को वास्तव में यह कहते हुए देखा कि वह लंबे समय से सिस्टर सेक्सी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो वह तुरंत दुखी हो गई। क्या चल रहा है? मैं डायरी की सामग्री देखने वाली तीसरी व्यक्ति हूं और झाओ लिंग के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाली तीसरी महिला हूं। झाओ लिंग ने अभी तक खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो वह सिस्टर सेक्सी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके ऊपर से क्यों कूदेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लगता हो कि वह सिस्टर सेक्सी जितनी खूबसूरत नहीं है और चारों में सबसे कम खूबसूरत है? वह ऐसा कैसे कर सकता है? वह स्पष्ट रूप से बदसूरत नहीं है। यदि उसका स्वभाव बेहतर होता और वह अधिक विनम्र होता तो जो लोग उसका पीछा करना चाहते थे वे निश्चित रूप से तियानदो शहर के पूर्व से पश्चिम तक कतार में खड़े होने में सक्षम होते। उस बुरे आदमी झाओ लिंग ने उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? यह अनुचित है, बहुत अनुचित है। लियू एरलोंग ने गुस्से में वह पानी का डिब्बा फेंक दिया जो उसने अभी आधे महीने पहले ही खरीदा था। हाँ, मुझे फिर से एक नया वाटरिंग कैन खरीदना होगा, लेकिन बात यह नहीं है। बात यह है कि वह गुस्से में पत्थर की बेंच पर बैठ गई और दिल में शिकायत करती रही, झाओ लिंग, तुम बड़े बुरे आदमी हो, बहुत बड़ी मूली, बहुत बड़े सुअर के खुर। मेरा इंतजार करना। अगर वापस आकर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। अध्याय 135। यह बच्चा अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? वुहन हॉल में बीबी डोंग, जो कड़ी मेहनत कर रही थी, ने अचानक देखा कि झाओ लिंग की डायरी की कॉपी अपडेट की गई थी, इसलिए उसने डायरी की कॉपी खोली और उस पर नजर डाली और उसकी भौहें थोड़ी झुक गईं। आत्मा को सील करने वाली मुहर? क्या लक्ष्य की मार्शल भावना और आत्मिक शक्ति को सील किया जा सकता है? यह सीलबंद डुलुओं को भी सीलबंद व्यक्ति की ताकत के स्तर को देखने में असमर्थ बना सकता है। वह इसे समझ नहीं पाई। इस क्षमता का क्या उपयोग हुआ? अरे! अचानक बीबी डोंग को एक सवाल सूझा। ऐसा लगता था कि उसने कभी भी बहन येनर से मार्शल आत्मा और आत्मिक शक्ति की आभा महसूस नहीं की थी। मूल रूप से उसने सोचा था कि बहन येनर की मार्शल आत्मा एक बेकार मार्शल आत्मा थी और शायद उसके पास 10वीं स्तर की आत्मा शक्ति भी नहीं थी।
लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मार्शल स्पिरिट और आत्मिक शक्ति को महसूस न करना बहुत ही अनुचित है जब तक कि बहन येनर की मार्शल स्पिरिट कभी जागृत न हो। यह स्पष्ट रूप से असंभव है और मेरे पति डुलो नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह जिस महिला को पसंद कर सके वह एक फूलदान हो जिसमें मार्शल आर्ट की कोई जागृति न हो, है ना? दूसरे शब्दों में, जिस कारण से मैंने कभी बहन येनर पर मार्शल आत्मा और आत्मिक शक्ति की आभा महसूस नहीं की, वह शायद इसलिए है क्योंकि उसके पति ने उस पर यह आत्मा मुहर लगाने वाली मुहर लगा दी थी। जहां तक कारण का सवाल है, बीबी डोंग निश्चित रूप से नहीं बता सकते। उनकी राय में इसके दो ही कारण थे। एक यह है कि बहन येनर की मार्शल आर्ट योग्यता वास्तव में खराब है और उसका पति नहीं चाहता कि उसकी खराब योग्यता दूसरों के सामने उजागर हो, इसलिए वह बस उसकी सारी मार्शल आर्ट और आत्मा शक्ति को सील करने में उसकी मदद करता है। एक और संभावना यह है कि बहन येनर की मार्शल आर्ट योग्यता इतनी अच्छी है कि इससे लोगों को ईर्ष्या होती है। उसकी रक्षा के लिए उसके पति ने उसे मार्शल आर्ट और आत्मशक्ति को सील करने में मदद की। जहां तक कारण की बात है, बीबी डोंग का झुकाव बाद वाले की ओर अधिक है। वैसे भी वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में एलियन की पहचान के बारे में नहीं सोचती जो एक आत्मा जानवर में बदल गया। उसे बस यही लगता है कि उसे और अधिक मेहनत करनी होगी। वह भविष्य में बहन येनर से बहुत दूर नहीं रह सकती। दूर। उसी समय स्टारडू फॉरेस्ट के 10,000 ईयर सोल बीस्ट क्षेत्र में एक एकांत छोटे से घर में एक खूबसूरत युवा महिला की गोद में एक गुलाबी छोटा खरगोश है जो उसे गाजर खिला रही है। छोटा गुलाबी खरगोश गाजर कुतर रहा था, अपने पिछले पैरों को हिला रहा था और उसके कान इधर उधर हिल रहे थे। लाल खरगोश की आंखों की एक जोड़ी ने झाओ लिंग की डायरी की कॉपी को देखा जो आधा मीटर दूर दिखाई दे रही थी और उसे पकड़े हुए सुंदर युवा महिला को देखने के लिए भ्रम में अपना सिर झुका लिया। अरे मेरी माँ उस छोटी नोटबुक को क्यों नहीं देख पा रही है जो अचानक सामने आ गई? यह वाकई अजीब है। वह अजीब सी नोटबुक मेरे सामने आधे मीटर से भी कम दूरी पर दिखाई देती है, लेकिन मेरी माँ उसे क्यों नहीं देख पाती? उसे याद आया कि कल जब उसकी माँ घर आई थी और उससे पूछना चाहती थी कि परपोते की बहू क्या होती है, परपोते की बहू क्या होती है और सिल्वर ड्रैगन किंग कौन है, तो वह वास्तव में एक शब्द भी नहीं कह सकी। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं एक भी शब्द नहीं बोल सका। भले ही मैं इतना चिंतित था कि मेरे पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था, फिर भी मैं यह नहीं बता सका कि छोटी नोटबुक में क्या था, जिससे मैं अवसाद में अपने पैर पटकने लगा। नतीजतन मेरी माँ ने सोचा कि यह वही है जो खुशी से उछल रहा था जब उसने देखा कि वह आखिरकार घर आ गई है, इसलिए उसने उसे एक गाजर दी और बिना सोचे समझे उसे खुद चखने दिया। अब उसकी माँ की प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच इस अजीब सी डायरी को देख ही नहीं पाई। न चाहते हुए भी उसने इस बारे में ध्यान से सोचा और डायरी की कॉपी खोलने की कोशिश की। जल्द ही पहले से चुंबकीय आदमी की आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। उस आवाज को सुनकर जियोवू ने अपनी माँ की ओर देखा और अधीरता से कहा, माँ तुम्हें यह आवाज कैसी सुनाई दे रही है? अरो ने अपनी बेटी की आवाज सुनी और असमंजस में उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसने उसकी उम्मीद भरी निगाहों को देखकर असमंजस में पूछा, क्या कैसी आवाज है जियोवू, तुम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? जियोवू को अचानक उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। निश्चित रूप से केवल वह ही इस अजीब नोटबुक की सामग्री और अजीब आदमी की आवाज देख और सुन सकती थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाता। भले ही मैं उस आदमी की आवाज के शब्द सुन सकूं, लेकिन इसे सुनने के बाद मैं बहुत सारी सामग्री भूल जाऊंगा। यह सोचते हुए जियोवू के मूल रूप से फड़फड़ाने वाले पिछले पैर रुक गए और खरगोश के कान जो अगल से हिल रहे थे नीचे झुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उसके कान अभी भी उस आदमी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। अरे, उस आदमी ने कहा कि उसके पास सोल सीलिंग सील नामक एक विशेष विधि है जो सभी मार्शल आत्माओं और आत्मा शक्ति को सील कर सकती है, जिससे दूसरों को लगता है कि सीलबंद व्यक्ति मार्शल आत्माओं और आत्मा शक्ति के बिना सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति था। क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में मनुष्य बनने के बाद इस विशेष क्षमता का उपयोग स्वयं पर किया जा सकता है? मेरी माँ ने मुझे पहले भी कई बार बताया था कि आत्मा जानवर के मानव रूप में परिवर्तित होने के बाद उसे अधिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जल्दी से मानव दुनिया में एकीकृत होना होगा। अधिक से अधिक 10 या 20 वर्ष में उसे मनुष्य योनि में आना ही पड़ेगा। तब तक उसे मनुष्य लोक में जाना पड़ सकता है। लेकिन मेरी माँ ने फिर कहा कि मानव जगत में डोलो नामक शक्तिशाली लोग हैं जो जांच सकते हैं कि आत्मा जानवर अवतार कौन है। इसके अलावा डोलो नाम के वे लालची मानव विशेषज्ञ 1 लाख साल पुराने आत्मिक जानवर को देखने पर उसे कभी नहीं जाने देंगे। वे अपनी शैशवावस्था में वर्षों पुराने आत्मिक जानवरों की आत्मा के छल्ले और आत्मा की हड्डियों की लालसा करते हैं, यह आशा करते हुए कि वे अपनी ताकत को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास अपनी मार्शल आत्मा और आत्मिक शक्ति को सील करने की ऐसी कोई विधि होती तो वह खुद को और अपनी माँ को उन लालची मनुष्यों द्वारा लक्षित होने से रोकने में सक्षम हो सकता था। अफसोस की बात है कि मैं इस विशेष विधि को बिल्कुल नहीं जानता। एकमात्र व्यक्ति जिसके पास यह विधि है वह इस छोटी सी पुस्तक का स्वामी है। जो वो गुस्से में अरु की बाहों से बाहर निकल गया और पूरे घर में इधर उधर कूद गया, बहुत व्यथित दिख रहा था, जिससे अरु का सिर पेस्ट से भर गया। इस लड़की को क्या हुआ? तुम अचानक इतने उन्मत्त क्यों हो गए? क्या इस बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार यह बच्चा अब 1 लाख साल की आत्मा वाले जानवर के बहुत करीब है। मुझे समझ नहीं आता। इसे भूल जाओ। आहरों ने सोचा कि उसे भोजन की तलाश में बाहर जाना होगा, इसलिए उसने जियोवू से फुसफुसाया। जियोवू माँ भोजन की तलाश में बाहर गई थी। तुम घर पर रहो और उसकी रक्षा करो, इधर उधर मत भागो। क्या आप समझते हैं? इतना कहने के बाद आहराव टोकरी को अपनी बाहों में लेकर घर से निकल गई, लेकिन जियोवू अभी भी गुस्से में कमरे में इधर उधर कूद रहा था। अरे, ऐसा क्यों है कि एक इंसान मार्शल आत्माओं और आत्मिक शक्ति को सील करने के साधनों में महारत हासिल कर सकता है, लेकिन उसके पास यह क्षमता नहीं है? अन्यथा जब वह रूपांतरित हो जाता है तो वह अपनी माँ का अनुसरण मानव जगत में कर सकता है। जब तक मार्शल आत्मा और आत्मिक शक्ति को एक साथ सील कर दिया जाता है, तब तक एक शीर्षक वाला डुलो भी इसे नहीं देख सकता है। उसे और उसकी माँ को मानव समाज में रहना कितना सहज लगता होगा।
लेकिन दूर खतरनाक जगह में, उस तहखाने में जहां भयंकर जानवर सोते थे, झाओ लिंग की डायरी की प्रति अचानक प्रकट हुई और सोए हुए सिल्वर ड्रैगन किंग को जगाया। वह इतना चिढ़ गया कि गुस्से में बुदबुदाया, क्या आप कृपया मेरी नींद में खलल नहीं डाल सकते, जब तक कि आपके पास मेरी ताकत जल्दी वापस पाने में मेरी मदद करने का कोई तरीका न हो। तुरंत झाओ लिंग की डायरी की प्रति मौके से गायब हो गई और सिल्वर ड्रैगन किंग ने ठंडी सांस ली। यह सचमुच उबाऊ है। जैसे ही उसे जल्दी से अपनी ताकत वापस पाने में मदद करने का उल्लेख किया जाएगा, यह अजीब डायरी मृत होने का नाटक करेगी और चुपचाप इसका तिरस्कार करेगी। सिल्वर ड्रैगन किंग हाथ फैलाकर सो गया। सोते रहो। सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी ताकत दोबारा हासिल करना है। अध्याय 136। यह बहुत अनुचित है। लियू एरलोंग, जिसने पूरे दिन घर पर इंतजार किया, लेकिन अपने पिता के वापस आने का इंतजार नहीं किया, बस एक नोट लिखा और उसे एक कटोरे के साथ खाने की मेज पर रख दिया। उसने नोट पर एक संदेश छोड़ा जिसमें लिखा था कि वह स्कूल वापस चली गई है और वह भविष्य में लंबे समय तक स्कूल में रहेगी और जब तक कुछ नहीं हो जाता वह घर नहीं जाएगी। लियू एरलोंग की वर्तमान आत्मशक्ति का स्तर 36 के स्तर से अधिक नहीं है। सटीक रूप से कहें तो उसकी वर्तमान आत्मशक्ति का स्तर केवल 7 या है, इसलिए उसने अभी तक स्नातक नहीं किया है। जाहिर तौर पर उसके लिए अब स्कूल में रहने का बहाना बनाकर घर छोड़ना सबसे उचित है। जहां तक यह बात है कि क्या वह सचमुच स्कूल जाने की इच्छुक है, यह उसके मूड पर निर्भर करता है। उसके लिए अब उसने लगभग सभी बुनियादी ज्ञान में महारत हासिल कर ली है जो स्कूल सिखा सकता है, इसलिए उसे लगता है कि हर दिन स्कूल में रहने के बजाय उन लोगों के साथ रहना बेहतर है जिन्हें वह पसंद करती है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल बहुत सख्त नहीं है। आखिरकार वह जिस स्कूल में जाती है वह तियानदो रॉयल अकादमी जैसा प्रतिष्ठित स्कूल नहीं है। जब वह 40 के स्तर तक पहुंचना चाहती है और स्नातक होना उसका अपना व्यवसाय है और शिक्षक को इसकी परवाह नहीं है। इसके अलावा वह 15 साल की है और उसकी आत्मिक शक्ति 36 या 7 के स्तर तक पहुंच गई है, जो कि तियानदो रॉयल अकादमी के लिए बहुत अच्छी योग्यता मानी जाती है। उसके स्कूल की तो बात ही छोड़ दें। शिक्षक ऐसे उत्कृष्ट छात्र को नाराज करने के लिए और भी कम इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने यह उस पर छोड़ दिया कि वह स्कूल जाना चाहती है या नहीं। नोट छोड़ने के बाद लियू एरलोंग बिना पीछे देखे अपने घर से निकल गई। उसके लिए जब से उसकी मां का निधन हुआ, इस घर के बारे में याद रखने लायक कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके पिता के पास अभी भी ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स परिवार में पत्नी और बच्चे हैं। वह कभी कभी इस परिवार में वापस जाता है, लेकिन वह अकेले रहने के बारे में चिंता नहीं कर सकता। अब लियू एरलोंग को लगता है कि वह अब अकेली नहीं है। उसके पास एक आदमी है जिसे वह पसंद करती है और वह आदमी भी उसमें दिलचस्पी रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी कुछ बहनें हैं जिनके साथ वह मिल सकती है और खेल सकती है। बेशक वह झाओ लिंग की हवेली में रहना पसंद करेगी। शाम को वह झाओ लिंग की हवेली लौट आई और अपना सारा सामान अपने कमरे में रख दिया। फिर वह खुशी से आंगन की ओर भागी जहां वे चारों महजों खेल रहे थे, लेकिन उसने केवल आयिन को अकेले शतरंज खेलते हुए देखा। जैसे ही वे मिले, लियू एरलोंग को लगा कि आयिन अलग लग रहा है। वह सहज ही आयिन से आने वाले खतरे को भांप सकती थी। हालांकि उसकी ताकत आयिन से बहुत कम है, फिर भी खतरे को महसूस करने की उसकी प्रवृत्ति कोई समस्या नहीं है। वह असमंजस में थी। उसने पहले कभी सिस्टर यिनर से कोई मार्शल सोल या आत्मिक शक्ति महसूस नहीं की थी, तो अब क्यों? अचानक उसे याद आया कि उसने झाओ लिंग की डायरी की कॉपी में क्या पढ़ा था और अचानक उसे एहसास हुआ। यह पता चला कि सिस्टर यिनर की मार्शल आत्मा और आत्मिक शक्ति आभा को भाई लिंग ने सील कर दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए लियू एरलोंग ने अस्थायी स्वर में पूछा, सिस्टर यिनर, आपकी आत्मशक्ति किस स्तर की है? मुझे लगता है कि आपके शरीर की आभा काफी खतरनाक है। आयिन, जो सोच रहा था कि अगला कदम कैसे उठाया जाए, उसने अचानक लियू एरलोंग की आवाज सुनी और तुरंत उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर मुस्कान और एक स्नेहपूर्ण स्वर था। सिस्टर लॉन्गर, आप वापस आ गईं। क्या आप वापस आ गईं? चलो बैठ जाओ और अगले दौर के लिए अपनी बहन के साथ जाओ। सिस्टर एरलोंग अचानक सिस्टर लॉन्गर में बदल गई। इस अंतरंग स्वर ने लियू एरलोंग को चौंका दिया और थोड़ा खुश भी किया। वह समझ नहीं पा रहा था कि बहन यिनर उसके प्रति अधिक स्नेही क्यों थी। हालांकि उसके दिल में तीव्र जिज्ञासा ने उसे फिर से पूछने पर मजबूर कर दिया, सिस्टर यिनर, आपकी आत्मिक शक्ति किस स्तर पर है? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ शतरंज नहीं खेलूंगा। लियू एरलोंग की जिज्ञासु शिशु जैसी उपस्थिति को देखकर आयिन को पता था कि अगर उसने उसे जवाब नहीं दिया तो वह उसके साथ शतरंज खेलने के मूड में नहीं होगी, इसलिए वह धीरे से मुस्कुराई। स्तर 53 के बारे में क्या ख्याल है? बुरा नहीं है ना? क्या? स्तर 53? लियू एरलोंग चौंका। उसे याद आया कि बहन यिनर उससे 1 या 2 साल बड़ी लगती थी, है ना? आत्मशक्ति का स्तर इतना ऊंचा है? लियू एरलोंग को अचानक गहरी निराशा महसूस हुई। उनके और बहन यिनर के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? आयिन ने भी इस समय उसके दिल में निराशा देखी, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके सिर को रगड़ा। सिस्टर लॉन्गर, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे पति द्वारा प्रदान की गई मदद के कारण मेरी आत्मिक शक्ति का स्तर इतना ऊंचा है। क्या? लियू एरलोंग अचानक चौंक गए। भाई लिंग की मदद से क्या उसकी आत्मिक शक्ति का स्तर इतनी जल्दी बढ़ सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि भाई लिंग के साथ ऐसी शर्मनाक हरकतें करने से आत्मिक शक्ति की खेती को बढ़ावा मिल सकता है? सिस्कारी। इस समय लियू एरलोंग के चेहरे पर अजीब भाव देखकर आयिन को तुरंत पता चल गया कि यह लड़की गलत सोच रही है, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और उसे एक झटका दिया। सिस्टर लॉन्गर, बकवास मत सोचो। मेरा मतलब यह है कि मेरे पति ने मुझे परी जड़ी बूटी नामक एक चीज दी थी। इसे लेने के बाद मेरी आत्मशक्ति और योग्यता में बहुत सुधार हुआ है, इसलिए मेरी आत्मशक्ति बिना किसी दुष्प्रभाव के जल्दी ही 53 के स्तर तक पहुंच सकती है। ऐसा लगता है कि आपके पति के पास अन्य परी जड़ी बूटियां हैं। आप उसके पास जा सकते हैं और एक मांग सकते हैं। आपके रिश्ते से वह निश्चित तौर पर मना नहीं करेगा। कौन सी परी जड़ी बूटी? प्रभाव बहुत अच्छा है। लियू एरलोंग ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला।
उसने कभी ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना था जो किसी आत्मा गुरु को बिना किसी दुष्प्रभाव के अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाने में मदद कर सके। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ, अविश्वसनीय। उसने अपने लाल होंठ भींचे, दिल में थोड़ी हलचल महसूस की और यिन से अस्थायी रूप से पूछा, बहन यिनर, भाई लिंग कहाँ गए? क्या आप सिस्टर सैक्सी के साथ खरीदारी करने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए? अपने होठों पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ यिन ने अपनी उंगली उठाई और बो सैक्सी के कमरे की ओर इशारा किया। आप सिस्टर सिसी के कमरे में जाकर सुन सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। लियू एरलोंग स्तब्ध रह गया। फिर वह सचमुच अपनी सीट से खड़ा हुआ और उस ओर भागा जहां बो सैक्सी का कमरा था। आखिरकार उसे आंगन में लौटने में लगभग 5 मिनट लग गए। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। यिन को तुरंत समझ आ गया कि वह किस बात पर क्रोधित है, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया और हंसी, सिस्टर लॉन्गेर, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही जल्दी करने के लिए कहा था। भले ही तुम्हारा पति एक पागल जानवर है, लेकिन वह अब भी बेहद आकर्षक हैं। नहीं, सिस्टर सैक्सी, जो आपके बाद आपके पति से मिली, आपके पति का तकिया बन गई हैं। यदि तुम गति नहीं बढ़ाओगे तो मुझे डर है कि अन्य बहनें तुम्हें पीटेंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई लिंग इतने उत्सुक होंगे। वह सचमुच जानवर की तरह नहीं भागा। लियू एरलोंग ने झाओ लिंग को दर्जनों या सैकड़ों बार अपने दिल में दबाते हुए उदास होकर खर्राटे लिए। वह स्पष्ट रूप से उसे जानने वाली तीसरी व्यक्ति है, तो वह उसकी तीसरी महिला क्यों नहीं है? यह बहुत अनुचित है। नहीं, आप उस बुरे आदमी को बिल्कुल भी जारी नहीं रहने दे सकते, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी स्थिति कहाँ होगी। 1 और घंटे बाद बटलर कियान एयिन और लियू एरलोंग को भोजन कराने के लिए आंगन में भागा। लियू एरलोंग ने बो सैक्सी के कमरे की ओर देखा। चलो उन्हें बचा हुआ खाना खाने से बचाने के लिए उनका इंतजार करें। यिन अपनी सीट से खड़ा हुआ, लियू एरलोंग का हाथ पकड़ा और हॉल की ओर चल दिया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर मेरे पति कल सुबह सिस्टर सैक्सी के कमरे से बाहर आने को तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी एकाग्रता अच्छी है। जहां तक सिस्टर सैक्सी का सवाल है, हाँ। लियू एरलोंग का सिर सवालों से भर गया। हाँ, वाक्यांश का क्या अर्थ है? यह इतना डरावना क्यों लगता है? अध्याय 137। क्या लंबाई पर्याप्त नहीं है? अगले दिन झाओ लिंग अपनी नींद से उठी। उसने अपने बगल में सुंदर आकृति को देखा और सीधे उसे अपनी बाहों में लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह अब बहुत अच्छे मूड में था और वह तांग चेन को धन्यवाद देने के लिए किलिंग सिटी जाना चाहता था। अगर वह आदमी बहुत सीधा नहीं था तो उसे समझ नहीं आया कि बो सैक्सी का क्या मतलब है। अगर उसने उस लड़के को ढूंढने के लिए इतनी दूर यात्रा नहीं की होती तो मुझे डर है कि उसके लिए इस लड़की को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। अब जबकि बो सैक्सी जैसी सुंदरता पूरी तरह से उसकी अपनी थी, झाओ लिंग को इसके बारे में सोचकर बहुत खुशी महसूस हुई। उसने अपना सिर नीचे किया और बो सैक्सी को उसकी भौहों के बीच में धीरे से चूमा और फिर उसे नींद में एक सौम्य चेतावनी दी। शियर, कुछ सो जाओ और मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद झाओ लिंग ने अपने कपड़े पहने, बो सैक्सी को रजाई से खुद को ढकने में मदद की और कमरे से बाहर चली गई। उसकी कमरे में अधिक देर रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निम्नस्तरीय सैवेज कॉम्बैट बॉडी से इंटरमीडिएट सैवेज कॉम्बैट बॉडी में पदोन्नत होने के बाद शारीरिक फिटनेस में सुधार उनकी अपेक्षा से परे था। दिन रात की कड़ी मेहनत का झाओ लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उसे संदेह हुआ कि यदि वह कुछ दिन और मेहनत करेगा तो भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन बो सैक्सी के लिए, जो मानवीय मामलों में नई थी, भले ही उसके पास डोलुओ नामक एक परमकाया थी, फिर भी वह खुद को रोक नहीं सकी। वह कल रात पोसीडॉन द्वीप वापस भाग जाना चाहती थी। झाओ लिंग ने अंततः उसे मीठे शब्दों से शांत किया। अब वह फिर से गड़बड़ करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? झाओ लिंग को यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसकी मुलाकात लियू एरलोंग से हुई, जो दरवाजे पर उत्साह देख रहा था, और वह तुरंत शर्मिंदा हो गया। एरलोंग, तुम यहाँ क्यों हो? लियू एरलोंग के गाल उभरे हुए थे और वह उस पर असंतुष्ट होकर बोला, गधे। इतना कहने के बाद लियू एरलोंग गुस्से में आंगन की ओर चला गया, जिससे झाओ लिंग भ्रमित हो गया। क्या बात है, इस लड़की ने इतनी सुबह सुबह खुद को हरामजादी क्यों कहा? हालांकि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया। हालांकि यदि आप जानते हैं कि आप गलत हैं तो आपको इसे सुधारना होगा, और यदि आप नहीं जानते कि आप गलत हैं तो आपको इसे बदलना होगा। कि चरित्र का पालन करते हुए लियू एरलोंग के पीछे जल्दी से पीछा किया, उसकी कमर को गले लगाया और उसे चारों ओर मुड़ने और उसे देखने के लिए कहा। एरलोंग, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लियू एरलोंग ने झाओ लिंग को शिकायत से भरी खूबसूरत आंखों से देखा और उसकी आवाज धीरे धीरे सिसकियों से भर गई। और क्या हो सकता है? लॉन्गेर ने आपको पहले क्यों जाना, लेकिन आपने सिस्टर सैक्सी को पहले क्यों लिया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉन्गेर पर्याप्त सुंदर नहीं है? या क्या लॉन्गेर का स्वभाव पर्याप्त कोमल नहीं है? क्या आपको लॉन्गेर में कोई दिलचस्पी नहीं है? झाओ लिंग को उम्मीद नहीं थी कि लियू एरलोंग इस मामले के कारण अचानक असंतुष्ट हो जाएंगे। उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और उसके नाजुक लाल होठों को चूम लिया। उसे सांत्वना देने से पहले उसने उसे आधे मिनट तक चूमा। मूर्ख लड़की, भाई लिंग तुम्हें कैसे पसंद नहीं करता? आपके बारे में क्या सुंदर नहीं है? आपके बारे में क्या पर्याप्त कोमल नहीं है? अपने आप को शर्मिंदा मत करो। मेरी दूसरी लॉन्गेर दुनिया की एक आश्चर्यजनक सुंदरता है, पानी की तरह कोमल। तस्क, केवल एक मूर्ख ही इस पर विश्वास करेगा। लियू एरलोंग ने गुस्से से झाओ लिंग की ओर अपनी आंखें घुमाई। यह स्पष्ट है कि इस व्यक्ति ने शुरू में अपनी डायरी में कहा था कि वह सिस्टर डोंगर और सिस्टर यिनर जितना अच्छा नहीं दिखता था। लियू एरलोंग खुद अच्छी तरह से जानते थे कि झाओ लिंग ने जो कहा वह गलत नहीं था। वह वास्तव में उन दोनों जितना अच्छा दिखने वाला नहीं था। यहाँ तक कि बहन सैक्सी भी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। जहां तक 2 डायरी कॉपी मालिकों ज़ियोवू और सिल्वर ड्रैगन किंग की बात है, जो अभी तक नहीं मिले थे, लियू एरलोंग को नहीं पता था कि वे कैसे दिखते थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि वे अच्छे दिखते थे। अन्यथा झाओ लिंग के दृष्टिकोण से वह निश्चित रूप से इसे हे दृष्टि से देखेगा। झाओ लिंग की डायरी की प्रति देखने की योग्यता तो दूर की बात है,
लियू एरलोंग से असंतुष्ट नजर देखने के बाद झाओ लिंग अजीब तरह से मुस्कुराया, उसे आंगन में पत्थर की बेंच तक गले लगाया और बैठ गया। उसे आराम देने से पहले उसे अपनी गोद में बगल में बैठने दिया। दो, अब तुम्हें अपने आप पर पर्याप्त भरोसा रखना होगा। भाई लिंग लंबे समय से तुम्हारे लिए लालची रहे हैं। क्या अगर तुम सच में लॉन्गर के लिए इतने लालची होते तो क्या तुम लॉन्गर को छोड़ देते और सिस्टर सेक्सी पर हमला करते? और तुम वह समय चुनोगे जब मैं घर जाऊंगा। लियू एरलोंग ने ठंडी आवाज में कहा, अपना सिर घुमाया और झाओ लिंग की ओर देखने से इनकार कर दिया। बच्चा बहुत गुस्से में है और उसे मना नहीं किया जा सकता जैसी अभिव्यक्ति के साथ। नहीं लॉन्गेर, आपने वास्तव में गलत समझा। यह वास्तव में शियर ही था जिसने मुझे कल मौत का आदेश दिया था। यदि मैं आधे महीने के भीतर उसे सफलतापूर्वक नहीं पकड़ सका तो वह पोसीडॉन द्वीप वापस चली जाएगी और वह मेरा सिर फाड़ कर अपने साथ ले जाएगी। मैं सचमुच डरा हुआ हूँ। झाओ लिंग का चेहरा दर्द से भरा हुआ था और जब उसने कारण स्पष्ट रूप से बताया तो लियू एरलोंग जोर से हंसने लगा। हाँ, भाई लिंग, क्या आप सिस्टर सेक्सी से इतना डरते हैं? यह सही है। सिस्टर येनर के अनुसार सिस्टर सेक्सी एक परम दोलुओ है। यदि आप उसकी बात सुनने की हिम्मत नहीं करते हैं तो वह वास्तव में आपका सिर घुमाने में सक्षम है। क्या यह सच नहीं है? हालांकि मैं लंबे समय से शियर को चाहता रहा हूं, लेकिन उसकी ताकत के कारण मैं उसके साथ कुछ भी असाधारण करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियर मुझे मौत का आदेश देगी, इसलिए मैंने कल ही उसके साथ अपने रिश्ते की आधिकारिक घोषणा की। झाओ लिंग ने सिर हिलाया और लियू एरलोंग को कसकर गले लगाया। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। अब आपने मुझसे अभी पूछा कि मैं शियर को पाने के लिए आपसे आगे क्यों गया। क्या इसका मतलब यह है कि आप मेरी खोज से सहमत हो गए हैं? क्या मैं? लियू एरलोंग की खूबसूरत आंखों ने फिर से झाओ लिंग की ओर गुस्से से देखा और उसके माथे पर हल्के से प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया। बेवकूफ, क्या यह कुछ स्पष्ट नहीं है? यदि लॉन्गर सहमत नहीं है तो लॉन्गर आपकी हवेली में रहने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? क्या आप वास्तव में बेवकूफ हैं या बेवकूफ होने का नाटक कर रहे हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टर सेक्सी आपको मौत का आदेश देना चाहती है। यदि आप वास्तव में नहीं जानते कि चीजों के बारे में कैसे सोचना है तो आप सिस्टर सेक्सी से इसे खोलकर इसे ले जाने के लिए भी कह सकते हैं। झाओ लिंग एक पल के लिए अवाक रह गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह नहीं जानता था कि समस्या के बारे में कैसे सोचा जाए। वास्तव में वो सेक्सी, लियू एरलोंग या एक यिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीबी डोंग ब्लू स्टार पर पहली और दूसरी श्रेणी की अधिकांश महिला सितारों की तुलना में अधिक सुंदर है। यदि उन्हें ब्लू स्टार पर रखा जाता तो वह उनमें से एक का भी पीछा नहीं कर पाता। यह स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन है। हालांकि झाओ लिंग डुलुओ महाद्वीप की सभी सुंदरियों को एक गर्मजोशी भरा परिवार देने का नारा लगा रहा है, फिर भी वह अच्छी तरह से जानता है कि उसका वजन कितना है। अब 4 सुंदरियां उसके चारों ओर थीं, जिससे उसे सचमुच ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह सपने में था। उसे सचमुच डर था कि एक दिन यह सपना अचानक जाग उठेगा। हालांकि अब जब लियू एरलोंग ने उनके साथ संबंध स्पष्ट करने की पहल की है तो इसका मतलब है कि वह इस बड़ी गोभी की देखभाल भी कर सकते हैं। इसके बारे में सोचकर झाओ लिंग बहुत उत्साहित महसूस करता है। उसके चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान आ गई और वह हंस पड़ा। ठीक है लॉन्गेर की पत्नी, मेरे पति ने उठने के बाद अपना चेहरा नहीं धोया है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? लियू एरलोंग ने झाओ लिंग के शब्दों के छिपे अर्थ को नहीं समझा और सोचा कि उनका शाब्दिक अर्थ है, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। लेकिन अगले ही पल उसने झाओ लिंग को तिरछी नजर से उसकी बाहों की ओर भागते देखा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि किसी के बुरे इरादे थे और वह तुरंत उसे दूर धकेलने के लिए आगे बढ़ी। तुम बुरे आदमी हो, गड़बड़ मत करो। इस आंगन के चारों ओर नौकर चाकर गुजरते रहते हैं। यदि अन्य लोग इसे देखेंगे तो लॉन्गेर कैसा व्यवहार करेगा? लेकिन अपनी ताकत से वह झाओ लिंग को दूर नहीं धकेल सकती थी, इसलिए वह उसे केवल वही प्राप्त करने दे सकती थी जो वह चाहता था। अध्याय 138 बूढ़े आदमी की बातें मत सुनो। दोपहर के समय झाओ लिंग, ए यिन और लियू एरलोंग हॉल में शानदार दोपहर का भोजन कर रहे थे। लेकिन लियू एरलोंग के चेहरे पर समय समय पर उसके दांत दिखाई देते थे, जिससे आ यिन उत्सुक हो जाता था। सिस्टर लॉन्गर, आपको क्या हुआ? क्या आप बीमार हैं? लियू एरलोंग का सुंदर चेहरा तुरंत लाल रंग का हो गया और उसकी सुंदर आंखें झाओ लिंग को घूरने लगी। आप किसी बुरे आदमी को दोष नहीं दे सकते। वह कोई नवजात शिशु नहीं है, लेकिन वास्तव में वह। उसने बात करना जारी नहीं रखा क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत शर्मनाक है, इसलिए वह केवल अपने गाल फुला सकती थी और नाराज हो सकती थी। अफ! आ यिन अचानक जोर से हंसने लगी और तुरंत समझ गई कि किसी ने कुछ अपमानजनक किया है। आखिरकार वह लंबे समय से परेशानी में थी और पहले ही इसका अनुभव कर चुकी थी। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से झाओ लिंग की ओर देखा और विनम्रतापूर्वक कहा, पति, क्या आप अधिक सावधान रह सकते हैं? आपने वास्तव में घर के अन्य नौकरों द्वारा देखे जाने के डर के बिना आंगन में सिस्टर लॉन्गर का फायदा उठाया। यदि आप भविष्य में लॉन्ग एयर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसे वापस कमरे में ले जाएं और उन नौकरों को उसका फायदा न उठाने दें। झाओ लिंग ने शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाया और दोहराया, यिनेर की पत्नी ने तुम्हें सबक सिखाया, मैं भविष्य में इस पर ध्यान दूंगा। नहीं, क्या यही वह मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? लियू एरलोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उदास महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसे व्यर्थ कष्ट सहना पड़ा। जब वे तीनों उत्साह से बातें कर रहे थे तभी घर का नौकर अचानक हॉल में दौड़कर आया और बोला, मालिक, महल से किसी को भेजा गया है और वह आपको महल में आमंत्रित करना चाहता है। महल में प्रवेश करें। झाओ लिंग ने भौहें चढ़ा दी। उसे नहीं पता था कि उस बूढ़े लड़के ज़ुये ने उसे महल में प्रवेश करने के लिए क्यों कहा। मैं नहीं समझता, लेकिन चूंकि उस बूढ़े लड़के ज़ुये ने मुझे आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा था, मैं न जाने का नाटक नहीं कर सकता। आखिरकार उसे उपहार के रूप में इतनी बड़ी हवेली, 500 मिलियन सोने के सोल सिक्के और यहाँ तक कि तियानडो साम्राज्य का राष्ट्रीय खजाना भी मिला। यदि आप लाभ प्राप्त करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं तो अनिवार्य रूप से अहंकारी होने के कारण आपकी आलोचना की जाएगी। इसलिए झाओ लिंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और दोनों महिलाओं को चेतावनी दी।
येनर लॉन्गेर, तुम बस घर पर रहो। अगर कुछ नहीं हुआ तो हवेली मत छोड़ो। मैं महल में जाऊंगा। अच्छा। पतिदेव, आप स्वयं सावधान रहें। येन के चेहरे पर एक सौम्य और सुखद मुस्कान थी। लियू एरलोंग ने असंतोष में अपने होंठ सिकोड़ लिए और झाओ लिंग से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने उसके मजाकिया शब्द सुने। अब क्या तुम्हें मुझे अलविदा कहना चाहिए? अन्यथा मैं महल में प्रवेश नहीं करूंगा। लियू एरलोंग ने झाओ लिंग को उसे धमकी देते हुए सुना। अगर उसने उसे ठीक से अलविदा नहीं कहा तो शायद वह दोपहर में फिर से उसका फायदा उठाने के तरीके खोज लेगा। तो उसकी गुस्से वाली अभिव्यक्ति तुरंत एक सौम्य और देखभाल करने वाली मुस्कान में बदल गई और उसने झाओ लिंग से प्यार से कहा, भाई लिंग, लॉन्गेर आपकी सुरक्षित यात्रा की कामना करता है। झाओ लिंग ने असंतुष्ट होकर अपना सिर हिलाया, खड़ा हुआ और लियू एरलोंग के पास आया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। अब तक मैं यह नहीं सुनना चाहता कि तुम मुझे भाई लिंग कहो। तुम्हें येनर की तरह बनना चाहिए और अपना नाम बदलकर पति रख लेना चाहिए। क्या मत करो। लियू एरलोंग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और झाओ लिंग के अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी बदल दूं, तो बेहतर होगा कि मैं तब तक इंतजार करूं जब तक आप मुझे पकड़ न लें। ठीक है, जब मेरे पति आज रात वापस आएंगे तो मैं तुमसे सख्ती से निपटूंगी। झाओ लिंग ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई, फिर मुड़ा और हवेली से बाहर चला गया। झाओ लिंग को गेट के बाहर गायब देखकर येन ने लियू एरलोंग को थम्स अप दिया। सिस्टर लॉन्गर, आप बहुत बहादुर हैं। उसने स्पष्ट रूप से आपसे केवल अपने आप को पति कहने के लिए कहा था, लेकिन आपने उसे उकसाने का साहस किया। आप पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। हाँ, यह अतिशयोक्ति नहीं है ना? लियू एरलोंग को अचानक यह बहुत मजेदार लगा। सिस्टर येनर को एक बार सांप ने काट लिया था और वह 10 साल तक कुएं की रस्सियों से डरती रही। वह हमेशा झाओ लिंग को डराने के लिए उसके सामने उसके बारे में कुछ डरावनी बातें कहता था। उसने सचमुच सोचा कि वह उसे डरा सकता है। लियू एरलोंग ने कहा कि वह बच्चा नहीं है और वह डरा हुआ नहीं है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। तुम्हें सिस्टर सिसी के कमरे में जाना चाहिए और आज दोपहर को उससे पूछना चाहिए। वह दोपहर में जाग रही होगी। उसके बाद येन ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नीली और स्पष्ट आंखों में चमक थी, जिससे लियू एरलोंग को अपने दिल में असहजता महसूस हुई। इसलिए लियू एरलोंग ने तुरंत कटोरे में चावल साफ किए, घूमे और हॉल से बाहर चले गए। और उसे जाते हुए देखकर येन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। अरे, अगर तुम बूढ़े आदमी की बातें नहीं सुनोगे तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। हालांकि यह ठीक है। आज मुझे अच्छी रात्रि विश्राम मिल सकता है। मैं खुश हूं। लियू एरलोंग के बोस सैक्सी के कमरे में आने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और थोड़ी देर के लिए दरवाजा खटखटाया। करीब 3 मिनट बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई और बोस सैक्सी की नींद खुल गई, जो सुअर की तरह गहरी नींद में सो रहा था। बोस सैक्सी अचंभे में था और उसने अवचेतन रूप से कहा, प्रिय, जाओ और दरवाजा खोलो, लेकिन काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी फीनिक्स आंखें खोली और बगल में देखा तो पाया कि झाओ लिंग गायब हो गया था, इसलिए वह आलस्य से चिल्लाई, दरवाजा खुला है, कृपया अंदर आएं। इतना कहने के बाद उसने फिर से अपनी फीनिक्स आंखें बंद कर लीं। इस समय वह इतनी थकी हुई महसूस कर रही थी कि उसके लिए अपनी उंगलियां हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। इस समय लियू एरलोंग ने धक्का देकर दरवाजा खोला और बोस सैक्सी को बिस्तर पर मृत पड़ा देखा और अस्थायी रूप से पूछा, सिस्टर सिसी, क्या आप ठीक हैं? क्या आप खाना खाने के लिए उठ सकती हैं? आज का खाना बहुत बढ़िया है। लियू एरलोंग ने अपना प्रश्न पूरा कर लिया, लेकिन बोस सैक्सी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और उसके खर्राटों को स्पष्ट रूप से और अधिक तेज होते हुए सुना जा सकता था। सिस्टर सैक्सी। लियू एरलोंग बिस्तर के पास आई और बोस सैक्सी को धीरे से हिलाया और फिर से जगाया। सिस्टर लॉन्गर, मेरी नींद में खलल मत डालो। मैं अब नींद में हूं और थका हुआ हूं। मैं बस चाहता हूं। इससे पहले कि बोस सैक्सी ने बोलना समाप्त किया, उसका सिर झुक गया और वह फिर से गहरी नींद में सो गई। लियू एरलोंग स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। यह आम कहावत से भिन्न प्रतीत होता है। बहन सैक्सी, एक अत्यधिक डॉलुओ को भाई लिंग ने पूरी तरह से अधीन रखा था, वह क्या करती? अचानक लियू एरलोंग को पछतावा हुआ कि उसने भाई लिंग को अभी पति क्यों नहीं कहा और उसने जानबूझकर उसे क्यों उकसाया। जैसा कि अपेक्षित था, यदि तुमने बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं मानी तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। नहीं, आपको बहन येनर से मदद मांगनी चाहिए। यदि बहन येनर मदद करती है, भले ही भाई लिंग रात में उससे निपटने के लिए आता है, तो उसे उससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन लियू एरलोंग के हॉल में लौटने के बाद, चाहे उसने येन से कितनी भीख मांगी हो, येन ने अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। सिस्टर लॉन्गर, क्या आपको लगता है कि मेरी बहन मूर्ख है? आपने आज जानबूझकर अपने पति को उकसाया। मैं आपका दोष नहीं लूंगा। मुझसे भीख मत मांगो। आपको सिर्फ यह सोचना चाहिए कि रात में अपने पति को कैसे खुश करना है। यदि आप उसे बेहतर महसूस करा सकते हैं तो शायद वह आपके प्रति अधिक उदार हो सकता है, अन्यथा देवता भी आपको नहीं बचा सकते। इतना कहने के बाद येन ने खाने के बाद अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, एक मधुर धुन गुनगुनाई और आंगन से बाहर चली गई। साफ था कि वह बहुत अच्छे मूड में थी। यह स्पष्ट था कि आज रात उसे अच्छा आराम मिल सकता था, जिससे उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से खुशी महसूस हुई। लेकिन येन द्वारा गुनगुनाई गई मधुर धुन लियू एरलोंग को व्यंग्यात्मक लग रही थी, जिससे वह थोड़ा घबरा गई थी। यह बहुत बुरा है। सिस्टर येनर बहुत बुरी है। क्या मैंने उसकी सलाह नहीं सुनी? क्या उसे अब इतना खुश होने की जरूरत है? लानत है। अध्याय 139 हाथों में खुजली। एक गाड़ी में तियानडो पैलेस पहुंचने के बाद झाओ लिंग ने किंझेंग पैलेस के बाहर तक परिचारकों का पीछा किया। परिचारक के स्थिर खड़े रहने के बाद उसने आदरपूर्वक उसे प्रणाम किया। कृपया थोड़ी देर दरवाजे पर प्रतीक्षा करें, मैं अंदर जाकर तुम्हें सूचित करूंगा। झाओ लिंग ने हल्के से सिर हिलाया, परिचारकों को महल की ओर जाते देखा, फिर अपने बगल में एक पत्थर के खंभे पर झुक गया और ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। किंझेंग हॉल के बाहर पहरा दे रहे सैनिक वान ने इसे न देखने का नाटक किया और बिना पलके झपकाए सीधे खड़ा हो गया। लगभग कुछ मिनटों के बाद परिचारक बाहर आया और उसे उपदेश दिया, आप अंदर जा सकते हैं।
महामहिम और राजकुमार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। झाओ लिंग ने उदासीनता से सिर हिलाया, अपनी आंखें खोलीं और सीधे किंझेंग हॉल में चला गया। किंझेंग हॉल में प्रवेश करने के बाद झाओ लिंग ने पहली बार सम्राट जुए को सिंहासन पर बैठे देखा। इसके बाद नीचे बाईं ओर प्रिंस स्नो स्टार बैठा है और नीचे दाईं ओर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बैठा है जो सुंदर, सहज दिखता है और असाधारण दिखता है। अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे दो लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी था जिसके लंबे चांदी के बाल थे, उसने बर्फसफेद वस्त्र पहना हुआ था, उसकी शक्ल साधारण थी लेकिन उसकी त्वचा एक बच्चे की तरह नाजुक थी। दूसरा पक्ष असामान्य रूप से शुष्क मांसपेशियों और त्वचा, धंसी हुई आंखों की सॉकेट और बहुत बड़े फ्रेम के साथ सुस्त दिख रहा था, लेकिन उसका फिगर बेहद मजबूत मांसपेशियों वाले व्यक्ति जैसा नहीं था। झाओ लिंग ने अपनी तलवार की भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। वह महसूस कर सकता था कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे दो लोग शक्तिशाली होने चाहिए जिनका नाम डुलुओ है। उनकी छवियों के आधार पर उन्होंने आंख मूंदकर अनुमान लगाया कि ये दो लोग स्वोर्ड डुलुओ चेनक्सिन और बोन डुलुओ गुरोंग थे। हालांकि वे दोनों लगभग 30 साल के लग रहे थे और बूढ़े नहीं लग रहे थे, झाओ लिंग को अच्छी तरह से पता था कि पहले भाग के अंत में ये दोनों 100 साल से अधिक पुराने थे। तो समयरेखा के अनुसार इन दोनों को अब 60 या 70 वर्ष का होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से उनकी ताकत डॉलुओ शीर्षक के स्तर तक पहुंच गई है। जहां तक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की पहचान की बात है, झाओ लिंग ने अनुमान लगाया कि उसे निंग फेंगजी का पिता होना चाहिए और यह निश्चित रूप से निंग फेंगजी स्वयं नहीं हो सकता। आखिरकार निंग फेंगजी को मूल काम में तांग हाउडू से कम उम्र का महसूस हुआ। वह उसके सामने अधेड़ उम्र का आदमी कैसे हो सकता है? झाओ लिंग ने अपनी निगाहें हटा ली, सम्राट जुए की ओर सिर हिलाया और कहा, महामहिम, आप मेरे महल में आने का इंतजार कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जानते कि क्यों? सम्राट जुए तुरंत चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ सिंहासन से उठ खड़े हुए। राक्षस के बलिदान को दबाते हुए आप अंततः यहाँ हैं। आओ और राक्षसों के दमनकारी बलिदान को देखो। ऐसा कहने के बाद कई परिचारकों ने एक ग्रैंड मास्टर की कुर्सी ली और उसे प्रिंस जुएक्सिंग के बगल में रख दिया और झाओ लिंग बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रैंड मास्टर की कुर्सी पर बैठ गए। झाओ लिंग के बैठने के बाद उसने भ्रमित होने का नाटक करते हुए अपने सामने 3 लोगों को देखा और सीधे पूछा, महाराज, ये 3 हैं? यह देखकर कि झाओ लिंग की जिज्ञासा जगी, सम्राट जुए खिलखिलाकर हंसे। उन्होंने निचली दाहिनी ओर बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर इशारा किया और उसे झाओ लिंग से मिलवाया। यह सेवन ट्रेजर्स ग्लेजटाइल संप्रदाय का वर्तमान संप्रदाय नेता है और उसके पीछे 2 लोग सेवन ट्रेजर्स ग्लेजटाइल संप्रदाय के संरक्षक डुलुओ हैं। बाद में सम्राट जुए ने झाओ लिंग की ओर इशारा किया और उन तीनों से परिचय कराया। संप्रदाय मास्टर निंग, यह दानव दमन करने वाला डुलुओ झाओ लिंग है और वह हमारे तियानदो शाही परिवार का पहला मंत्री भी है। सम्राट जू ये ने किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख को झाओ लिंग की पहचान से परिचित कराने के बाद किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख ने झाओ लिंग पर उत्सुकता से नजर डाली। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सुना था कि शाही परिवार ने एक शक्तिशाली शीर्षक वाले डुलुओ को पहला शाही नौकर बनने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि यह शीर्षक वाला डुलुओ कौन था। अब जब यह रहस्यमय शाही मंत्री उनके सामने आया तो सेवन ट्रेजर्स ग्लेज्ड संप्रदाय के स्वामी निश्चित रूप से बहुत उत्सुक थे, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि दानव दमन डुलुओ का शीर्षक परिचित लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या यह दानवदमन करने वाला डुलुओ नहीं है जिसकी कुछ समय पहले बुहुन हॉल की नई पवित्र युवती से सगाई हुई थी? उस समय उन्होंने दानवदमन करने वाले डुलुओ की सावधानी पूर्वक जांच करने के लिए भी किसी को भेजा। उसने सुना कि इस दानवदबाने वाले डुलुओ का उपनाम झाओ था और वह वुहुन पैलेस का नया संत था, जिससे उसकी मुलाकात तब हुई थी जब वह सोटो शहर में थी। बाद में दानवदबाने वाले डुलुओ को वुहुन पैलेस के संत से प्यार हो गया, लेकिन इस वजह से उसने ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस परिवार के दूसरे युवा मास्टर को नाराज कर दिया और कई चीजें हुई। बाद में जब वह वुहुन मंदिर समूह के साथ वुहुन शहर लौटे तो वुहुन मंदिर के पोप ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए एक सगाई समारोह आयोजित किया। इसलिए इस दानवदबाने वाले डुलुओ को वुहुन मंदिर का आधा सदस्य माना जाता था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस दानवदबाने वाले डुलुओ को वुहुन हॉल में रहना पसंद नहीं है, लेकिन जियान्युन यहे का जीवन पसंद है। इसलिए उसने अभी अभी वुहुन पैलेस के नए संत के साथ सगाई की थी और वुहुन पैलेस से भाग गया था। इससे किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख को बहुत मजाकिया महसूस हुआ। वुहुन पैलेस के राजसी संत को वास्तव में उनके मंगेतर ने त्याग दिया था, जिन्होंने अभी अभी एक विवाह अनुबंध में प्रवेश किया था। उसे वुहुन पैलेस से ऐसे भागना पड़ा मानो वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो। इतना ही कहा जा सकता है कि वुहुन पैलेस इतना बेकार था कि वह किसी को जिंदा भी नहीं रख सकता था। यह कहना होगा कि किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख आभारी हैं कि झाओ लिंग उनकी आवाज नहीं सुन सकते हैं। अन्यथा झाओ लिंग निश्चित रूप से उसे कुछ बड़े कान वाले तरबूज के बीजों से मारेगा और साथ ही शाप भी देगा। तुम्हारे चाचा, क्या मैं अपने बॉस को छोड़ना चाहता हूँ? यह स्पष्ट है कि बूढ़े कियानकसुन को मेरा वुहुन हॉल में रहना पसंद नहीं है, जिससे मेरे बॉस की प्रगति धीमी हो जाएगी। कमीने ने कहा कि मैं उस तरह का आदमी हूँ। बदमाश, तुम्हें लगता है कि मैं अपने बॉस को नहीं चाहता, लानत है। उसी क्षण स्वोर्ड डॉलुओ चेनक्सिन और बोन डॉलुओ गुरोंग उत्सुकता से झाओ लिंग को देख रहे थे और दोनों समय समय पर एक दूसरे पर नजर डालते थे। यह लड़का दानव दमन डुलुओ से बहुत परिचित है। क्या वह व्यक्ति नहीं है जिसे अभी अभी वुहुन पैलेस से उपाधि मिली थी और उसे वुहुन पैलेस के मानक बुजुर्ग की उपाधि दी गई थी, लेकिन वह डुलुओ महाद्वीप में हमेशा अज्ञात रहा है। इसके बारे में क्या ख्याल है, चेन शिन? क्या आप उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में रुचि रखते हैं? गुरोंग ने चेन शिन के कान में फुसफुसाया। क्या तुम उससे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? चेन शिन ने भी अप्रत्याशित रूप से गुरोंग पर नजर डाली और अस्थायी रूप से पूछा। ठीक है, मैंने एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी देखा और मुझे थोड़ी खुजली हो रही है। मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। गुरोंग ने बिना सोचे सिर हिलाया। इस समय झाओ लिंग को भी गुरोंग की आंखों में लड़ाई की भावना बढ़ती हुई महसूस हुई और वह बहुत भ्रमित था। ऐसा लगता है कि उसे इस लड़के बोन डुलुओ के प्रति कोई शिकायत नहीं थी, है ना? वह अपने आप से क्यों लड़ना चाहेगा? सच कहूं तो झाओ लिंग बोन डुलुओ से लड़ना नहीं चाहता था। बोन डुलुओ की आत्मा की गुणवत्ता उसके दानव दमन टॉवर से भी बदतर थी।
मार्शल सोल कॉन्फ़िगरेशन, सोल हड्डियों आदि के मामले में वह निश्चित रूप से लाभ में था, इसलिए एक पूर्ण कुचल जीत ने उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दी। लेकिन बोन दुलुओ ने उसे वह नहीं करने दिया जो वह चाहता था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सम्राट जू ये पर अपनी मुट्ठियां तान दी। महामहिम, मैं देख रहा हूं कि डुलुओ को दबाने वाला दानव काफी शक्तिशाली है और मैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहूंगा। क्या आप महामहिम से आपकी अनुमति मांग सकते हैं? सम्राट जू ये को भी उम्मीद नहीं थी कि बोन डुलुओ वास्तव में दानव दमन करने वाले डुलुओ के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहेंगे। इस चिंता से कि झाओ लिंग नाखुश होगा, उसने सीधे सहमति में सिर हिलाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने झाओ लिंग की ओर देखा। झाओ लिंग इस बारे में काफी असहाय था, लेकिन अंत में सहमति में सिर हिलाया। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। जब वह पहली बार तियानदो इंपीरियल सिटी में आए तो उन्हें सम्राट जुए और प्रिंस जुएक्सिन ने हास्यास्पद कीमत पर तियानदो शाही परिवार के मुखिया के रूप में काम पर रखा था। मैं अब बोन डुलुओ की चुनौती का सामना कर रहा हूं। अगर मैं एक कदम पीछे हटूंगा तो कुछ लोग सोचेंगे कि मैं कायर हूं। शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा जब कोई मंत्री सम्राट जू ये को पत्र लिखकर कहेगा कि वह उनकी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है और शाही परिवार में शामिल होने के योग्य नहीं है। भले ही झाओ लिंग गपशप से नहीं डरता, वह नहीं चाहता कि दूसरे उसके बारे में गपशप करें। अध्याय 140 अपनी ताकत खोना। तो झाओ लिंग ने सिर हिलाया और बोन डुलुओ की चुनौती पर सहमति व्यक्त की। सम्राट जुए को उम्मीद नहीं थी कि झाओ लिंग एक प्रतियोगिता के लिए बोन डुलुओ के अनुरोध पर इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा। लेकिन चूंकि पहला शाही मंत्री अपनी ताकत दिखाने को तैयार था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे देखना भी चाहता था। सम्राट जुए ने अपना हाथ लहराया और सभी को शाही विशिष्ट मार्शल आर्ट क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया। शाही विशिष्ट मार्शल आर्ट क्षेत्र में पहुंचने के बाद सम्राट जुए ने गार्डों को एक आदेश जारी किया, जिसमें उनसे मार्शल आर्ट क्षेत्र के प्रवेश और निकास चैनलों को सख्ती से नियंत्रित करने और दूसरों को मार्शल आर्ट क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देने के लिए कहा गया। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि आज उन्होंने मार्शल आर्ट स्थल पर जो कुछ भी देखा उसे कोई प्रचारित न करे। झाओ लिंग को उम्मीद नहीं थी कि सम्राट जुए ऐसा आदेश जारी करेंगे। मुझे लगता है कि जुए, यह बूढ़ा लड़का, थोड़ा चिंतित था कि उसका पहला शाही मंत्री गटर में गिर जाएगा और बोन डुलुओ से हार जाएगा। झाओ लिंग ने केवल इसे मजाकिया समझा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? वह बोन डुलुओ से हार सकता है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आपकी 3 या 4 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठियां सिर्फ सजावट हैं? इसके अलावा वह अब आत्मा की हड्डियों से भरा हुआ है और यहां तक कि बाहरी आत्मा की हड्डियां नीलम बहमोत आत्मा की हड्डियां हैं जो करीबी मुकाबले में अजेय हैं। वह ऐसे कैसे हार सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास एक मध्यवर्ती जंगली लड़ाकू निकाय का 6 गुना भौतिक बोनस है। यदि वह इसे खो सकता है तो झाओ लिंग निश्चित रूप से टोफू का एक टुकड़ा खरीदेगा और उसे मार डालेगा। मैंने बोन डुलुओ को एक बार में 3 कदम और 2 कदम चलकर मार्शल आर्ट के मैदान तक जाते हुए देखा। वह अपनी गहरी धंसी हुई आंखों से झाओ लिंग को देख रहा था। उसकी आंखें लड़ाई के इरादे से भरी हुई थीं। झाओ लिंग मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। अपने पैर की उंगलियों को मौके पर रखते हुए वह मार्शल आर्ट क्षेत्र की ओर तैरने लगा। स्थिर खड़े रहने के बाद उनकी अभिव्यक्ति शांत रही। युद्ध छिड़ने का कोई संकेत नहीं था। बोन डुलुओ ने अब और संकोच नहीं किया और तुरंत अपने मार्शल स्पिरिट बोन ड्रैगन को छोड़ दिया। उसने देखा कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा हड्डी वाला ड्रैगन दिखाई दे रहा है और राजसी ड्रैगन की शक्ति सभी दिशाओं में जारी हो गई है। उसी समय कुल 9 आत्मा वलय, 2 पीले, 2 बैंगनी और 5 काले धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठे। इस समय बोन डुलुओ की नजर झाओ लिंग पर टिकी हुई थी, लेकिन जो बात उसे हैरान कर रही थी वह यह थी कि झाओ लिंग का अपनी मार्शल भावना को जारी करने का कोई इरादा नहीं था और बस उसे एक चंचल नजर से देखा। बोन डुलुओ को अचानक अपमानित और अहंकारी महसूस हुआ। दूसरे पक्ष ने उसकी मार्शल भावना को जारी करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह अपनी मार्शल भावना का उपयोग करने के योग्य नहीं था। अपमानित महसूस करते हुए बोन डुलुओ ने झाओ लिंग को एक छोटा सा सबक सिखाने की योजना बनाई, इसलिए उसकी पहली आत्मा की अंगूठी जल गई और उसने अपनी आत्मा कौशल बोन ड्रैगन थ्रस्ट को सक्रिय कर दिया। बोन डुलुओ के पीछे विशाल हड्डी वाला ड्रैगन एक प्रेत में बदल गया और बिजली की गति से झाओ लिंग की ओर बढ़ गया। इस संभावित हमले का सामना करते हुए झाओ लिंग ने विरोध करने की भी जहमत नहीं उठाई, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और पास आ गया। जब विशाल हड्डी वाला ड्रैगन फैंटम झाओ लिंग के शरीर से टकराया तो वह झाओ लिंग को कोई नुकसान पहुंचाए बिना तुरंत गायब हो गया। इससे वहां मौजूद सभी लोग अविश्वास में दिखे। बोन डुलुओ के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। झाओ लिंग पहले से ही उससे 2 मीटर से भी कम दूरी पर था। उन्होंने जल्दबाजी में अपना दूसरा आत्मा कौशल बोन ड्रैगन आर्मर जारी किया। इसके प्रभाव से उसकी रक्षा शक्ति 5 गुना बढ़ गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी रक्षा शक्ति 5 गुना बढ़ जाने के बाद भी झाओ नाम का कोई व्यक्ति इसे भेद सकता था। दूसरे आत्मा कौशल की रिहाई के साथ बोन डुलुओ के पीछे का विशाल हड्डी ड्रैगन तुरंत उसके सामने आ गया और विशाल ड्रैगन शरीर ने हड्डी ड्रैगन कवच का एक सेट बनाया, जिसने तुरंत उसके पूरे शरीर को कवर कर लिया, जिससे सीधे बोन डुलुओ बन गया। पूरे शरीर की रक्षा तेजी से बढ़ी। इस समय झाओ लिंग की मुट्ठी आखिरकार ऊपर आ गई। बोन डुलुओ ने उसके सामने अपने हाथ क्रॉस कर लिए, इस उम्मीद में कि वह पंच को रोकने के लिए इसका और बोन ड्रैगन आर्मर के रक्षा बढ़ाने वाले प्रभाव का उपयोग करेगा। धमाके! एक धीमी आवाज थी और झाओ लिंग की मुट्ठी और बोन ड्रैगन कवच से जुड़ी बोन डुलुओ की बाह टकरा गई। एक पल में बोन डुलुओ को झाओ लिंग की मुट्ठी से एक बेजोड़ ताकत महसूस हुई। फूट पड़ना! तुरंत वह घूमते हुए रिंग से बाहर गिर गया और सीधे मार्शल आर्ट क्षेत्र से 30 मीटर दूर एक दीवार की ओर उड़ गया। 1 सेकंड बाद जैसे ही मार्शल आर्ट के मैदान में एक धीमी आवाज गूंजी, बोन डुलुओ दीवार से टकरा गया, धूल उड़ गई और दर्शकों में हर कोई स्तब्ध रह गया। धिक्कार है, आखिर क्या हो रहा है? बोन डुलुओ, जिसने अपनी मार्शल भावना जारी की और उन्नत रक्षा का उपयोग किया, वास्तव में डुलुओ को दबाने वाले दानव द्वारा दीवार में मुक्का मार दिया गया था। उन्हें लगा कि जरूर उनकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। इस दुनिया में ऐसा कोई संकी कैसे हो सकता है जो एक शक्तिशाली डोलुओ नाम के शक्तिशाली व्यक्ति को एक मुक्के से दीवार में गिरा सकता है? लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनके सामने एक ऐसा संकी व्यक्ति आ गया।
इस संकी ने अपनी मार्शल आत्मा या आत्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया। उसने सीधे तौर पर अपने नंगे हाथों से डोलुओ को गिरा दिया, जो वास्तव में असाधारण था। इस समय बोन डोलुओ, जो धुएं और धूल में डूबा हुआ था, को लगा कि वह एक सख्त दीवार से टकरा गया है और उसका पूरा शरीर अनिवार्य रूप से लगभग 3 इंच तक दीवार में समा गया था। और दीवार की भयानक प्रतिक्रिया शक्ति के कारण वह कराह उठा और अपने मुंह के कोने से एक और खून उगल दिया। फा फा फा, यह कैसे संभव है? यह आदमी किस तरह का संकी है? उसने अपनी मार्शल आत्मा और आत्मिक शक्ति को नहीं छोड़ा। केवल अपने शरीर के साथ वह मुझे एक मुक्के से गिरा सकता है और दीवार पर दे सकता है। वह दीवार से वापस जमीन पर लुढ़कने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन बहुत संघर्ष करने के बाद भी वह ऐसा नहीं कर सका और उसे महसूस हुआ कि झाओ लिंग के मुक्के का विरोध करने के लिए इस्तेमाल की गई उसकी भुजाएं टूट गई थीं। इसने झाओ लिंग के मुक्के की भयावहता से बोन डोलुओ को और भी अधिक भयभीत कर दिया। यदि उसने अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए ड्रैगन बोन कवच का उपयोग नहीं किया होता और यदि उसने उस भयानक मुक्के को रोकने के लिए अपनी भुजाओं का उपयोग नहीं किया होता, तो परिणाम अकल्पनीय होते। वह वास्तव में अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व देता था और ऐसे संकी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। इस बार उसे लोहे की प्लेट पर लात मारी गई। यह सोचकर बोन डोलुओ को शर्म के मारे कई बार खांसी हुई। खांसी खांसी खांसी। आखिरकार उसकी खांसी ने स्तब्ध भीड़ को जगा दिया। तलवार डोलुओ चेनक्सेन जल्दी से धुएं से भरे क्षेत्र में भाग गई। कुछ खोज के बाद अंततः उसे बोन डोलुओ का स्थान मिल गया। उसने सावधानी से बोन डोलुओ को बाहर निकाला, जो इसे 3 इंच तक दीवार में घुसाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जब उसने बोन डोलुओ की टूटी बाह को छुआ तो बोन डोलुओ दर्द से कराह उठा। मत करो, हिलो मत। मेरा हाथ टूट गया है और ऐसा लगता है कि मेरी पीठ में कई पसलियां टूट गई हैं। स्वोर्ड डोलुओ मदद नहीं कर सका, लेकिन हांफने लगा। अभी अभी डोलुओ को दबाने वाले दानव के प्रतीत होने वाले उदासीन मुक्के ने वास्तव में ओल्ड बोन्स की एक जोड़ी भुजाएं और कई पसलियां तोड़ दी। ऐसा लगता था कि इस दानव बाने वाले डोलुओ की एक भयंकर प्रतिष्ठा थी और वह वास्तव में भयानक ताकत वाला एक शक्तिशाली प्राणी था। धुआं और धूल थोड़ा कम होने के बाद स्वोर्ड डोलुओ ने जल्दी से सम्राट जू ये को स्ट्रेचर के साथ कुछ परिचारकों को बुलाने के लिए कहा। बोन डोलुओ को सावधानी से बाहर निकालने के बाद उसने स्ट्रेचर डाला और फिर चिंता के साथ पूछा, बूढ़ी हड्डियां, क्या तुम ठीक हो? मुक्का मारकर मत मारो। यह बकवास है। मैं इतना नाजुक कैसे हो सकता हूं? बोन डोलुओ ने असंतुष्ट होकर जवाब दिया, लेकिन वह अपने दिल में अच्छी तरह से जानता था कि झाओ लिंग का मुक्का वास्तव में बहुत खतरनाक था, एक शुद्ध 24 के संकी। सौभाग्य से शाही परिवार में कई विशिष्ट उपचार आत्मा गुरु हैं और उनका स्तर कम नहीं है। सम्राट जू ये से आदेश प्राप्त करने के बाद ये उपचार आत्मा स्वामी बोन डोलुओ की चोटों को ठीक करने के लिए मार्शल आर्ट क्षेत्र में चले गए। झाओ लिंग बोन डोलुओ के पास जाने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। क्षमा करें बोन डोलुओ, हाल के वर्षों में मेरी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है और मैं शायद ही कभी दूसरों के साथ लड़ता हूं। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी ताकत किस स्तर पर है और मैं इसे कुछ देर तक रोक नहीं सकता। अध्याय 141। इस स्थिति को देखें। झाओ लिंग ने झूठ नहीं बोला। इस वर्ष उनकी आत्मशक्ति सचमुच बहुत तेजी से बढ़ी थी। न केवल वह डोलुओ शीर्षक के स्तर तक पहुंच गया, बल्कि सिस्टम द्वारा दिए गए विभिन्न पुरस्कारों के कारण उसकी आत्मिक शक्ति 94 के स्तर तक बढ़ गई। इतना ही नहीं, सिस्टम ने उनकी आत्मा की हड्डियों को पूरा करने में भी मदद की और यहाँ तक कि उनकी आत्मा की अंगूठियों और आत्मा की हड्डियों के जीवन में भी काफी सुधार हुआ। सबसे अजीब बात यह है कि उसके पास एक इंटरमीडिएट वाइल्ड कॉम्बैट बॉडी है, जिसमें पूरे 6 गुना शारीरिक बोनस है। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके पास अपनी विशिष्ट ताकत की सीमा का अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था और वह शायद ही कभी दूसरों से लड़ता था। बोन डोलुओ के साथ आज की लड़ाई टाइटल डोलुओ में पदोन्नत होने के बाद पहली बार थी जब उसने किसी और के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बोन डोलुओ को एक मुक्के से दीवार से टकरा दिया गया और उसकी बाहें और कई पसलियां भी टूट गईं। सौभाग्य से अगर मैंने इस मुक्के से बोन डोलुओ को मार डाला होता तो मुझे डर है कि 7 प्रेसग्लेज्ड संप्रदाय के साथ मेरा रिश्ता बहुत तनावपूर्ण हो गया होता। यदि ऐसा मामला होता तो वह भविष्य में उस सुंदर लड़की निंगरोंगरों से संबंध बनाने के लिए किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय में कैसे जा सकता था। झाओ लिंग की माफी का सामना करते हुए बोन डोलुओ ने भी शर्मिंदा मुस्कान दिखाई। डोलुओ को दबाने वाला दानव मजाक कर रहा है। यह गुही था जिसने अपनी क्षमता को ज्यादा महत्व दिया था और आपसे लड़ना चाहता था। आपने मुझे अपने नंगे हाथों से हरा दिया। मैं अपनी ताकत को वापस न रोक पाने के लिए आपको दोषी ठहराने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। स्वोर्ड डोलुओ ने भी झाओ लिंग की ओर जोर से सिर हिलाया। दानव बाने वाले डोलुओ की ताकत वास्तव में अथाह है। चेन शिन इसकी प्रशंसा करता है, लेकिन चेन शिन बहुत उत्सुक है। आपकी मार्शल आत्मा क्या है? आपके पास आत्मिक शक्ति के कितने स्तर हैं? आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप एक मुक्के से इस तरह की पुरानी हड्डियों को हरा सकते हैं। स्वोर्ड डोलुओ की जिज्ञासु शिशु जैसी आंखों का सामना करते हुए झाओ लिंग ने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मुझे आशा है कि आप इसे गुप्त रखेंगे और मेरी ताकत का प्रचार नहीं करेंगे। अन्यथा मैं उपस्थित सभी लोगों को समान रूप से जवाबदेह ठहराऊंगा। इतना कहने के बाद उन्होंने अपनी नेदर डेमन सप्रेसिंग पावर मार्शल आत्मा को रिहा कर दिया। कुल 9 आत्मा वलय, 2 बैंगनी, 4 काले और 3 लाल धीरे धीरे ऊपर उठे। प्रचंड गति अचानक भड़क उठी और सभी को लगा कि आसमान गिरने वाला है। पूरा स्थान एक घातक सन्नाटे में डूब गया। लंबे समय के बाद चेन शिन, जो हमेशा सौम्य और सुरुचिपूर्ण थे, राष्ट्रीय अभिशाप बकवास के साथ फूट पड़े और बोन डोलुओ ने पुराने खून के कई कौर छिड़के। उन्हें अचानक अपने दिलों में असंतुलित महसूस हुआ। उनके पास 1 लाख वर्ष पुरानी आत्मा वलय भी नहीं थी। इस कमीने के पास 300,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी है और सबसे कम 1000 साल की आत्मा की अंगूठी है। तीसरी आत्मा वलय से शुरू होकर यह 10,000 साल पुरानी आत्मा वलय है। यह कैसा संकी है? मैंने डुलुओ महाद्वीप में ऐसे नंबर 1 व्यक्ति के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। ऐसे शैतानों को बचपन से लेकर वयस्कता तक बहुत ध्यान आकर्षित करना चाहिए था।
ऐसी सनकी की तुलना में क्या क्लियर स्काई संप्रदाय के 2 क्लियर स्काई डबल सितारे हथौड़े की तरह कुछ भी नहीं है? क्या आप अभी भी एक युग की प्रतिभा को दबा रहे हैं? क्या वे योग्य हैं? यह तभी अच्छा है जब कोई दानव डुलुओ को दबा दे। स्वॉर्ड डुलुओ के मन में यह विचार था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि शायद यह दानवद मन करने वाला डुलुओ सिर्फ युवा दिखता था, लेकिन उसकी वास्तविक उम्र शायद काफी थी, इसलिए उसने फिर से पूछा, डोलुओ को दबाने वाला दानव, क्या आप महामहिम गुई गेंग से पूछने की हिम्मत करते हैं? मेरा कोई अन्य इरादा नहीं है, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ। और झाओ लिंग ने इसे छिपाया नहीं। उसने सबको खुलकर बताया और कहते सुना कि वह 31 साल का है। चेन शिन की मानसिकता पूरी तरह से टूट चुकी थी। पुराना खून थूकने के बाद बोन डोलुओ वहीं बेहोश हो गया। लानत है, क्या तुम्हें इतना अजीब होने की जरूरत है? 31 साल की उम्र में वह पहले से ही डुलुओ नामक लेवल 94 पर हैं। ऐसा संकी इस संसार में कैसे प्रकट हो सकता है? इस तरह की विचित्र उपस्थिति के साथ उसी पीढ़ी या यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी की प्रतिभाएं इस आदमी के साथ तुलना करने पर शर्मसार हो जाएंगी। लोगों की तुलना मृत्यु से और वस्तुओं की तुलना करना वास्तव में आवश्यक है। खासतौर पर जब बोन डोलुओ बेहोश हो गए तो उन्हें लगा कि बेहोश होने से पहले उनके सिर में एक छेद है। वह वास्तव में ऐसे संकी से मुकाबला करना चाहता था। उसके साथ कुछ गड़बड़ थी। जब झाओ लिंग ने देखा कि वे कितने उत्साहित थे तो उसने कुछ अवाक होकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। उनका खुद का शीर्षक डुलुओ पहले से ही 31 साल का था। ये लोग इतने उत्साहित क्यों थे? अगर इन लोगों को पता होता कि 5 भाग वाली डोलुओ श्रृंखला में अतीत में नायक पहले डोलुओ शीर्षक वाले हो गए थे या यहाँ तक कि पहले देवता बन गए थे, तो क्या उन्हें इतना शर्म नहीं आएगी कि वे अपने सिर के साथ जमीन के लिए लड़ेंगे? 7 प्रेस ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख ने देखा कि उनके 2 संप्रदाय संरक्षक डुलुओ को गंभीर रूप से पीटा गया था और वे ऑटिस्टिक अवस्था में गिर गए थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से सम्राट जू ये को मुट्ठी बांधकर सलाम किया। महाराज, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। बोन डुलुओ अब गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुझे उसकी चोटों को शांति से ठीक करने के लिए उसे नीचे ले जाना होगा। सम्राट जुये ने तुरंत खुशी से सिर हिलाया और 7 प्रेस ग्लेज्ड संप्रदाय के स्वामी को शांति से उसकी चोटों को ठीक करने के लिए बोन डुलुओ को नीचे ले जाने की अनुमति दी। किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय और अन्य लोगों को जाते हुए देखने के बाद सम्राट जुये और प्रिंस जूजिन स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुए। अप्रत्याशित रूप से उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जिस शाही मंत्री को वापस लाने के लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया था वह वास्तव में एक भयानक अस्तित्व था जो केवल 31 वर्ष का था और पहले से ही लेवल 94 का शीर्षक डुलुओ था। एक 24 के शुद्ध संकी जिसने 7 प्रेजर्स ग्लेज्ड संप्रदाय के संरक्षक डुलुओं में से एक बोन डुलुओ को एक मुक्के से गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनकी रक्षा के लिए इतने भयानक अस्तित्व के साथ क्या उनका बड़ा बेटा अभी भी किसी खतरे का सामना करने से डरता है? हालांकि सम्राट जुए को तुरंत एहसास हुआ कि यह दानवद बाने वाला डुलुओ इतना महान था, उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। अब उसे लगा कि इस दानवद मनकारी डुलुओ को शाही नौकर बनने के लिए आमंत्रित करने के लिए उसने जो कीमत चुकाई है वह कमतर लग रही है। यदि भविष्य में डुलुओ को दबाने वाला दानव और अधिक मजबूत हो जाता है और वह हर साल केवल 500 मिलियन सोने के आत्मा सिक्के देता है तो क्या यह बहुत कम है? एक पल के लिए विचार करने के बाद सम्राट जुए ने परामर्शात्मक लहजे में झाओ लिंग से पूछा, राक्षस दमन पूजा, मुझे आशा न थी कि तुम्हारा बल इतना भयानक है। अन्यथा मैं आपका वार्षिक वेतन 500 सोने के सोल सिक्कों को बढ़ाकर 1000 सोने के सोल सिक्कों तक बढ़ा दूंगा। आप क्या सोचते हैं? झाओ लिंग को उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी जू ये फिर से अपने इलाज का जिक्र करना चाहेगा। हालांकि झाओ लिंग भी चाहते थे कि उनके इलाज को उच्च स्तर तक सुधारा जाए, लेकिन यह सोचने के बाद कि वह केवल 3 बार जू किंघे की रक्षा करने के लिए सहमत हुए और 3 बार कार्रवाई की, उन्हें अब अपने जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं होगी। हालांकि 500 मिलियन स्वर्ण आत्मा सिक्कों का वार्षिक वेतन उसे बिना किसी हिचकिचाहट के दिया जाएगा, जिससे उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ, इसलिए इसके बारे में सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। इसे भूल जाओ, प्रति वर्ष 500 मिलियन सोने के सोल सिक्के पहले से ही बहुत अच्छे हैं। मैं लालची व्यक्ति नहीं हूं और पैसा ही काफी है। इससे अधिक जो कुछ भी है वह महज एक संख्या है। यदि महामहिम को वास्तव में खेद है तो लोगों की आजीविका पर हर साल 500 मिलियन सोने के सोल सिक्कों का उपयोग करना बेहतर होगा। लोगों का जीवन बेहतर होगा, जो मेरे लिए एक अच्छा कार्य माना जा सकता है। यह सुनकर कि झाओ लिंग ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, सम्राट जुए को अभी भी थोड़ा पछतावा हुआ। जब कोई और इतना शक्तिशाली था तो उसने उसे वार्षिक वेतन के रूप में केवल 500 मिलियन सोने के सोल सिक्के ही क्यों दिए? अब मैं उसका वेतन दोगुना करना चाहता था, लेकिन डेमन सप्रेसिंग डुलुओ ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि अतिरिक्त 500 मिलियन सोने के सोल सिक्कों का उपयोग लोगों की आजीविका के लिए किया जा सकता है। वह इतना प्रभावित हुआ कि सम्राट जू ये बहुत प्रभावित महसूस करने लगा। तो छू गया। लंबे समय तक डुलुओ नामक उन शक्तिशाली लोगों को लगता था कि वे श्रेष्ठ हैं, यहाँ तक कि शाही शक्ति से भी ऊपर। चाहे वह किसी देश का सम्राट ही क्यों न हो, वह जब चाहे उसे मार सकता है। चींटियों के समान दीनहीन साधारण जनता की तो बात ही क्या। कई बार यदि सामान्य लोग डुलुओ नामक शक्तिशाली व्यक्ति को अपमानित करते हैं तो यह मूल रूप से मृत्यु से बाल बाल बच जाएगा। लेकिन दानव दमन करने वाले डुलुओ ने वास्तव में लोगों की आजीविका के लिए 500 मिलियन सोने के आत्मा सिक्कों का उपयोग करने की बात कही। उसकी स्थिति और उसके असर को देखते हुए सम्राट जुए ने चुपचाप झाओ लिंग को अपने दिल में एक अंगूठा दे दिया। अध्याय 142 किंघे, वह आपका दत्तक पिता है। सम्राट जुए थोड़ी देर के लिए अपने दिल में हिल गए और झाओ लिंग को गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि दानवद मनकारी मंदिर ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कह सकता। अब से हर साल मैं दानव दमन मंदिर की जनता की राय के आधार पर लोगों की आजीविका के लिए राष्ट्रीय खजाने से 500 मिलियन सोने की आत्मा के सिक्के आवंटित करूंगा। दानव दमन प्रतिष्ठापन के बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा, यह बहुत अच्छा है। झाओ लिंग ने सिर हिलाया और सम्राट जुए द्वारा दी गई योजना पर सहमति व्यक्त की। प्रिंस जुएक्सिंग ने भी झाओ लिंग को प्रशंसा भरी आंखों से देखा। वह ऐसे शक्तिशाली लेकिन ईमानदार व्यक्ति से मिल सका जिससे पता चला कि वह वास्तव में भाग्यशाली था।
वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अपनी नजर सम्राट जू ये की ओर घुमाई और गंभीर स्वर में कहा, भाई सम्राट, क्या आपने शुरू में नहीं कहा था कि आप चाहते थे कि किंघे का वह बच्चा दानवदमनकारी डुलुओ को अपने दत्तक पिता के रूप में पहचाने? मुझे लगता है कि एक अलग दिन चुनना बेहतर होगा, अन्यथा आज का दिन इतना अच्छा होगा, है ना? यह सुनकर सम्राट जुए ने अपने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ ताली बजाई। हाँ, मैं इस बारे में लगभग भूल ही गया था। जेमोफोंग को अपने दत्तक पिता के रूप में पहचानना किंघे के उस बच्चे के लिए भी सम्मान की बात है। कृपया मना मत करो जेमोफोंग। उफ, झाओ लिंग फिर से मुगल बन गया। सम्राट जुये ने पिछली बार उल्लेख किया था कि वह चाहते थे कि जू किंघे उन्हें अपने दत्तक पिता के रूप में पहचाने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस बार प्रिंस जूजिन ने इसे फिर से उठाया। मुझे डर है कि अगर इस बार भी उसने फिर से इनकार कर दिया तो वह बूढ़ा लड़का जू ये एक तरफा तौर पर जू किंघे को अपने दत्तक पिता के रूप में पहचानने देगा। वह दुनिया को सीधे तौर पर भी बता सकता है। उस समय चाहे वह कितना भी असहमत हो, जब तक तियानदो साम्राज्य के लोगों को पता है कि वह राजकुमार का दत्तक पिता है, मामला सुलझा हुआ माना जाएगा। झाओ लिंग को भविष्य के बारे में सोचते हुए थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ जब कियान रेनक्स्यू नन्निजी ने जू किंघे को मार डाला और उसकी जगह ले ली। हर दिन वह खुद को देखती है, उसे सम्मानपूर्वक अपने पालक पिता को बुलाना पड़ता है, जो एक ही समय में अजीब और मजेदार लगता है। अपने अजीब मूड को शांत करने के लिए कुछ समय लेने के बाद झाओ लिंग ने सम्राट जुए और प्रिंस जुएक्सिंग को वह करने दिया जो वे चाहते थे। अपनी मार्शल भावना को दूर करने के बाद वह उन दोनों के पीछे पीछे किंझेंग हॉल तक वापस चला गया। सम्राट जुए ने तुरंत अपने परिचारकों को आदेश बताने के लिए कहा और रानी से जुकिंघे को व्यक्तिगत रूप से किंझेंग हॉल में ले जाने के लिए कहा। परिचारकों के चले जाने के बाद झाओ लिंग को सिंहासन के बाईं ओर पहली कुर्सी पर बैठने की व्यवस्था की गई, जबकि प्रिंस जुएक्सिंग सिंहासन के दाईं ओर पहली कुर्सी पर बैठे। डुलुओ महाद्वीप में कुछ नियम प्राचीन चीन के समान हैं, जैसे वामपंथ का सम्मान करने का नियम। झाओ लिंग अब सिंहासन के बाईं ओर पहली कुर्सी पर बैठा है, जिससे पता चलता है कि इस समय जुये के दिल में उसका महत्व प्रिंस जुजिन से अधिक हो गया है, जिसे समझना मुश्किल नहीं है। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि सिंहासन कभी भी बाहरी लोगों को नहीं दिया जा सकता है, तो इस समय जुये के झाओ लिंग के प्रति सम्मान के साथ वह झाओ लिंग के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए सिंहासन को छोड़ना चाहता होगा। लगभग 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद महल की पोशाक में एक खूबसूरत महिला अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर किंझेंग हॉल में आई और एक वेटर ने उसका नेतृत्व किया। मुझे कहना होगा कि जुये, एक बूढ़ा लड़का, अच्छा सौंदर्य शास्त्र रखता है। रानी की चेहरे की विशेषताएं काफी उत्कृष्ट हैं और उनका स्वभाव सुंदर, गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण है। उसने अभी अभी राजकुमार को जन्म दिया है और उसका फिगर खराब नहीं हुआ है। हालांकि झाओ लिंग का चोर बनने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार हालांकि रानी की शक्ल अच्छी थी, फिर भी वह अपनी 5 प्यारी पत्नियों से थोड़ी कमतर थी। क्यों? झाओ लिंग ने अनुमान लगाया कि शायद यह उन मूल सुंदरियों के बीच का अंतर था जो सिर्फ राहगीर थीं और उन सुंदरियों के नाम और उपनाम के साथ। महल की पोशाक में खूबसूरत महिला बच्चे को गोद में लेकर सिंहासन की ओर चलने के बाद जू ये खुशी से खड़ी हो गई। महल की पोशाक में खूबसूरत महिला के पास आई, झाओ लिंग की ओर इशारा किया और उससे कहा, महारानी, यह हमारे तियानदो शाही परिवार के पहले मंत्री हैं। मैं चाहता हूं कि किंघे उन्हें अपने दत्तक पिता के रूप में पूजें। मुझे आश्चर्य है कि क्या रानी सहमत होने को तैयार हैं? यह सुनकर महल के कपड़ों में खूबसूरत महिला उत्सुकता से झाओ लिंग की ओर देखने लगी। उसे ऊपर से नीचे तक देखना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह फीमेल किलर एलवी एक के प्रभाव के कारण था। यह रानी, जो हमेशा शालीन, प्रतिष्ठित और सुरुचिपूर्ण रही थी, उसने पाया कि वह झाओ लिंग के चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटा सकती थी और उसने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। वाह, वह लंबा और सुंदर है। किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के निंग फेंगजी नाम के बच्चे से तुलना करने पर भी वह और भी बेहतर है। मैं अपनी आंखें नहीं हटा सकता, मैं अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं हटा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे महसूस हुआ कि वह लगातार उस आदमी के प्रति आकर्षित थी जिससे वह पहली बार मिली थी, और उसे लगा कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकती। सौभाग्य से सम्राट जुए ने ध्यान नहीं दिया और बस कुछ प्रश्न पूछे। इसके बारे में क्या ख्याल है, रानी? क्या आपको लगता है कि किंघे उसे अपने दत्तक पिता के रूप में पहचान लेगा? अरे रानी, तुम क्या सोच रही हो? सम्राट जुए ने थोड़ी देर मांगी, लेकिन रानी को जगाने में असफल रहे। झाओ लिंग को इस समय एहसास हुआ कि रानी अपने शरीर में महिला हत्यारा एलवी एक से प्रभावित हुई होगी। वह अवाक रह गया। यह फीमेल किलर एलवी एक वास्तव में अद्भुत था, लेकिन अगर वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका तो यह बहुत कष्टप्रद था। यह पूरी तरह से एक निष्क्रिय प्रभाव है। भले ही महिला का उसकी ओर देखना कुछ ऐसा हो जो उसे पसंद न हो, फिर भी जो प्रभावी होना चाहिए वह प्रभावी होना ही है। झाओ लिंग थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने जल्द ही एक समाधान के बारे में सोचा। वह लक्ष्य को जगाने के लिए उसके दिमाग में घुसने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है, और दोनों भाइयों सम्राट जुये और प्रिंस जुजिन के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर है और कुछ भी अजीब नोटिस करना असंभव है। फिर उसने अपनी मानसिक शक्ति जारी की और रानी को जगाने की कोशिश की, जो फीमेल किलर एलवी एक प्रभाव से प्रभावित थी। जैसा कि झाओ लिंग को उम्मीद थी, मानसिक शक्ति के साथ जागृति की विधि वास्तव में प्रभावी थी। जागने पर रानी का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी नजर झाओ लिंग के चेहरे से हटाकर जमीन पर कर दी और बार बार सिर हिलाया। ठीक है महाराज, आप जो कहेंगे वही होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसने अब झाओ लिंग के चेहरे को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने झाओ लिंग को फिर से सीधे देखा तो उसे संदेह हुआ कि वह वास्तव में पूरी तरह से डूब जाएगी। यदि महामहिम ने इसे देखा तो वह अपने सामने बिना पलके झपकाए अन्य सुंदर पुरुषों की ओर देखेंगे। शायद वह क्रोधित हो जाएगा, खुद को एक बोरे में डाल देगा, उसमें एक बड़ा पत्थर डाल देगा और उसे सीधे शाही बगीचे में नदी में डुबो देगा। भले ही महामहिम का स्वभाव अच्छा है और वे आमतौर पर बहुत अधिक क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी विवाहित पत्नी को बिना पलक झपकाए दूसरे पुरुषों की ओर देखते हुए नहीं देखना चाहेंगे। झाओ लिंग ने भी चुपचाप राहत की सांस ली। सौभाग्य से आध्यात्मिक शक्ति से जागृति की विधि सफल रही। रानी उसे देखती रहती तो पलक भी न झपकती।
लंबे समय के बाद सम्राट जुए और प्रिंस जुएक्सिंग को निश्चित रूप से कुछ अजीब नजर आएगा। तो क्या यह बहुत शर्मनाक नहीं होगा? अरे यह सही नहीं है। मैंने रानी को बहकाने की कोशिश नहीं की, वह उससे पूरी तरह प्रभावित थी। उसने बिना पलकें झपकाए उसकी ओर देखा। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात थी? जैसे ही झाओ लिंग यह सोच रहा था, सम्राट जुए ने बच्चे को रानी के हाथ से ले लिया, उसे झाओ लिंग के सामने रखा और बच्चे से कहा, किंग, अब से वह आपका दत्तक पिता होगा। अब से आपके पास न केवल एक पिता होगा, बल्कि आपकी रक्षा के लिए डुलुओ नामक एक सुपर शक्तिशाली भी होगा। क्या आप खुश नहीं हैं? उस छोटे बच्चे को कैसे पता चलेगा कि वह अब किस तरह का दत्तक पिता या डुलुओ शीर्षक वाला है? वैसे भी उसके पास झाओ लिंग को देखने वाली एक जोड़ी स्मार्ट आंखें हैं। अध्याय 143 निंग फैंगजी से पहली बार मुलाकात। सम्राट जुए और प्रिंस जुएक्सिंग के साथ काफी देर तक बातचीत करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सूरज डूब गया था, इसलिए मैं उन्हें अलविदा कहने के लिए खड़ा हुआ। महामहिम जुए, प्रिंस जुजिंग, देर हो रही है और मुझे महल वापस जाना चाहिए। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं महल में आकर तुम दोनों से पुराने दिनों के बारे में बात करूंगा। अप्रत्याशित रूप से सम्राट जुए जल्दी से उठ खड़े हुए और उनके पास आए और ईमानदारी से कहा, राक्षस का दमन करो और पूजा करो, घर वापस जाने की जल्दी मत करो, तुम बाद में मेरे दोनों भाइयों के साथ भोजन कर सकते हो। मैंने हाल ही में बेहतरीन वाइन के कई जार खरीदे हैं। क्या आप कृपया मुझे कुछ चेहरा दे सकते हैं? प्रिंस जुएक्सिंग भी खड़े हो गए, उनके चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान थी। हाँ, दानव दमन की पेशकश, यह एक पारिवारिक भोज है। आप किंघे में बच्चे के पालक पिता हैं, इसलिए आपको इसमें शामिल होना चाहिए। झाओ लिंग ने अपनी आंखें घुमाई और अंत में सहमति में सिर हिलाया। चूंकि दोनों भाई इतने मेहमानवाज थे, इसलिए उनके लिए उन्हें नाराज करना कठिन था। 1 घंटे बाद रात पूरी तरह से ढल चुकी थी और वे तीनों एक साथ जुआन्हे हॉल में चले गए। इस समय जुआन्हे हॉल में विभिन्न छोटी मेजों पर विभिन्न व्यंजन रखे गए थे और रानी पहले से ही जू किंघे को अपनी बाहों में लेकर एक छोटी सी मेज पर बैठ चुकी थी। सम्राट जुए, प्रिंस जुजिंग और झाओ लिंग ने क्रमशः अन्य छोटी मेजों पर अपना स्थान ग्रहण किया। इसके अलावा सेवन प्रेस ग्लेस्ट संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख और स्वोर्ड डुलुओ दो अन्य छोटी मेजों पर बैठे। जहां तक बोन डुलुओ का सवाल है, वह स्पष्ट रूप से झाओ लिंग के मुक्के से घायल हो गया था और उसे दूसरी तरफ के हॉल में स्वास्थ्य लाभ करना पड़ा। यह देखा जा सकता है कि यह झाओ लिंग के समय यात्रा से पहले चीन में अधिकांश भोज नियमों से अलग है। तियानदो शाही परिवार के पारिवारिक भोज एक अलग भोजन प्रणाली पर आधारित होते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति के पास एक छोटी सी मेज होती है और प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी मेज पर रखी शराब और भोजन ही खा सकता है। यह सामान्य है। हालांकि मूल डुलुओ उपन्यास एक चीनी द्वारा लिखा गया था, कई रीति रिवाज और शिष्टाचार पश्चिम से उधार लिए गए थे। झाओ लिंग ने महसूस किया कि भोज का आयोजन चीनी शैली की तरह होना चाहिए, जिसमें एक बड़ी गोल मेज के आसपास 1 दर्जन या उससे अधिक लोग हों। उस तरह का माहौल ही भोज करने जैसा होगा। आप वाइन भी पकड़ सकते हैं और पूरी टेबल भरकर गेम पूरा कर सकते हैं। इस तरह प्रति व्यक्ति एक टेबल रखने और अपना खाना खुद खाने का क्या मतलब है? लेकिन कोई रास्ता नहीं है, बाकी सभी लोग ऐसे ही हैं, मैं केवल इसका सम्मान करना चुन सकता हूँ। उसने अपनी मेज पर रखे व्यंजनों पर नजर डाली और पाया कि कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक प्रकार के व्यंजन थे, जिनमें सुअर का मांस, मेमने की चौंक, गोमांस और यहाँ तक कि भालू के पंजे भी शामिल थे। हालांकि प्रत्येक व्यंजन अपेक्षाकृत छोटा था, शायद इसलिए क्योंकि वह छोटे हिस्से से डरता था। टेबल फिट नहीं होगी। इसके अलावा मेज पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए शराब का एक जग था। झाओ लिंग जग के पास पहुंचा और उसकी नाक को हवा दी। शराब की ताजा सुगंध उसकी नाक में घुस गई, जिससे उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। मंकी वाइन की खुशबू वाकई अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा है। यह सही है, यह मंकी वाइन है। यह मुझे संयोग से मिल गया। कुल मिलाकर 5 से भी कम जार हैं। चलो अपना गला तर करने के लिए कुछ पी लो। सम्राट जुए ने झाओ लिंग को देखकर उत्साहपूर्वक मुस्कुराया। झाओ लिंग ने सिर हिलाया और अपने लिए एक गिलास डाला। उन्होंने पाया कि मंकी वाइन एक सुनहरे पीले रंग का तरल पदार्थ था, जो कुछ कुछ वैसा ही दिखता था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से असंभव था। इस तथ्य के बावजूद कि जुए, यह बूढ़ा लड़का, उसके प्रति बहुत स्नेही और विनम्र था, अगर कोई उसे गंदी चीजें भेंट करता तो शायद वह मिनटों में पूरे कबीले द्वारा अपमानित हो जाता। आखिरकार वह अभी भी एक सम्राट था। इसके अलावा शराब में फलों की शराब जैसी गंध थी और कोई अन्य गंध नहीं थी, इसलिए उसने शराब को एक घूंट में पी लिया। यह मुंह में नरम स्वाद से भरपूर और इसमें फलों की वाइन की अनोखी मिठास और हल्की फूलों की सुगंध थी। झाओ लिंग जैसे लोगों के लिए जिन्होंने ब्लू स्टार पर कभी भी उच्च श्रेणी का सोजू नहीं पिया है, इस प्रकार की मंकी वाइन निस्संदेह बहुत अच्छी है। लेकिन अगर उसने ब्लू स्टार पर हाई अल्कोहल वाली शराब पी होती तो शायद उसे एक अलग ही अनुभूति होती। राक्षसों का दमन, इस शराब के बारे में क्या ख्याल है? सम्राट जुए ने अधीरता से पूछा। ठीक है, यह वास्तव में एक बढ़िया शराब है। झाओ लिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी प्रशंसा की, जिससे सम्राट जुए ने हंसी से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस समय एक आदमी जो लगभग 20 साल का, लंबा और सुंदर लग रहा था, जुआन्हे हॉल में आया और सम्राट जुए को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। महामहिम देखें। जब सम्राट जुए ने युवक को देखा तो उसने अपने चेहरे पर एक दयालु मुस्कान दिखाई। फेंगजी, तुम अभी महल में क्यों आए? तुम्हारे पिता और मैं काफी समय से इंतजार कर रहे थे। लंबे और सुंदर युवक ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई और शांति से कहा, क्षमा करें महामहिम, मुझे घर पर कुछ काम करना है, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। वह धीरे धीरे सेवन प्रेस ग्लेस्ड संप्रदाय के समकालीन नेता के पास गया और धीरे से पुकारा, पिता। फिर उन्होंने सेवन प्रेस ग्लेस्ड संप्रदाय के वर्तमान नेता अंकल जियान के बगल में तलवार चलाने वाले लुओ चेनक्सिन की ओर संक्षेप में सिर हिलाया। सेवन प्रेस ग्लेस्ड संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख और स्वोर्ड डू लुओ चेनक्सिन दोनों ने उसकी ओर थोड़ा सिर हिलाया और सेवन प्रेस ग्लेस्ड संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख ने धीरे से कहा, जल्दी बैठो और बैठ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम युवक ने सिर हिलाया और सेवन प्रेस ग्लेस्ड संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख के बगल में एक छोटी सी मेज पर बैठ गया। झाओ लिंग ने भी देखा कि अभी क्या हुआ था और वह युवक की ओर उत्सुकता से देखने से खुद को नहीं रोक सका। क्या यह युवक वास्तव में निंग फेंगजी है?
खैर, उसकी शक्ल सूरत वाकई अपेक्षाकृत अच्छी है और अपने पिता की तुलना में तो उसकी शक्ल सूरत और भी अच्छी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी बेटी निंगरोंगरों की शक्ल इतनी अच्छी है। अगर एक पिता इतना अच्छा दिखता है तो एक बेटी की शक्ल इतनी कम कैसे हो सकती है। लेकिन झाओ लिंग ने तुरंत दूसरी ओर देखा, चॉपस्टिक उठाई, सुअर का मांस उठाया और खुशी से खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे निंग फेंगजी ने देख लिया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने जुआनहे हॉल में बाएं और दाएं देखा और फिर उसने सेवन प्रेजर ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान स्वामी से अस्थायी स्वर में पूछा, पिताजी अंकल को कहाँ है? वह भोज में क्यों नहीं आए? तुम्हारे अंकल को घायल हो गए हैं और अब उन्हें एक साइड हॉल में आराम करने की व्यवस्था की गई है। किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख ने निंग फेंगजी को बिना सिर उठाए पूरी कहानी बताई। जब निंग फेंगजी ने सुना कि झाओ लिंग ने अपनी मार्शल स्पिरिट का भी उपयोग नहीं किया लेकिन अपने नंगे हाथों से बोन डुलुओ को गिरा दिया और उसका पूरा शरीर 3 इंच से अधिक दीवार में धंसा हुआ था, तो वह स्तब्ध रह गया। उन्हें बोन डुलुओ पर हमेशा बहुत भरोसा रहा है। आखिरकार बोन डुलुओ उन कुछ शक्तिशाली शीर्षक वाले डुलुओं में से एक है जिसके साथ वह अब संपर्क में आ सकता है। इतने मजबूत अंकल बोन्स को वास्तव में इस सनकी ने मुक्का मार दिया था और उसने अपनी मार्शल भावना का भी उपयोग नहीं किया था। भगवान, निंग फेंगजी को लगा किया तो उसके कानों में कुछ गड़बड़ है या उसके पिता के मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है। इस दुनिया में कोई ऐसा सनकी कैसे हो सकता है जो अपने नंगे हाथों से अंकल बोन्स को दीवार पर मुक्का मार सकता है। हालांकि अंकल जियान ने उन्हें गंभीरता से बताया कि यह मामला वास्तव में सच था या उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था, जिसने निंग फेंगजी को जीवन के बारे में और भी अधिक संदिग्ध बना दिया। लेकिन वह जानता था कि यह सच होना चाहिए क्योंकि उसके पिता उससे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अंकल जियान के चरित्र के साथ वह कभी भी उसके साथ ऐसा मजाक नहीं करेगा। निंग फेंगजी झाओ लिंग को देखने से खुद को नहीं रोक सका और उससे यह देखने की कोशिश कर रहा था कि वह अपनी मार्शल आत्मा या आत्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना एक मुक्के से अंकल को, जिसका नाम डुलुओ है, को दीवार में पटक सकता है। कारण अध्याय 144 कुत्तों को खिलाने के लिए आत्मा की हड्डियां फेंकें। झाओ लिंग ने भी निंग फेंगजी के अजीब लुक पर ध्यान दिया, मुख्यतः क्योंकि निंग फेंगजी उसे ऊपर नीचे, बाएं दाएं और आगे पीछे देखता रहता था। किसी सनकी को देखने के सदमे के अलावा उसकी आंखों में जिज्ञासा और संदेह जैसी भावनाएं भी थीं, जिससे झाओ लिंग को थोड़ा डरावना महसूस हुआ। उसने गुस्से में अपने मन में शिकायत की, अरे निंग फेंगजी, क्या तुमने काफी देख लिया? क्या आप मुझे इस तरह देखना बंद कर सकते हैं? मैं हमेशा सोचता हूं कि तुम्हारी आंखें अजीब हैं। मैं जानता हूं कि मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन मैं पुरुष हूं, मुझे महिलाएं पसंद हैं और मुझे आप में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अगर आपकी होने वाली बेटी निंगरोंगरों मुझे इस तरह देखती है तो मैं अभी भी इसका आनंद लूंगा, लेकिन यह आपके लिए अलग है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, जल्दी से अपना सिर घुमाओ, लेकिन मुझे तुम्हें पीटने के लिए मजबूर मत करो। बेशक हालांकि झाओ लिंग ने ऐसा सोचा था, वह वास्तव में निंग फेंगजी से नहीं लड़ेगा। आखिरकार मैं अभी भी उसकी होने वाली बेटी की चाहत कर रहा था, तो मैं अपने होने वाले ससुर को लापरवाही से कैसे हरा सकता था। इसलिए झाओ लिंग निंग फेंगजी से परेशान होने के लिए बहुत आलसी था और उसने अपने भोजन का आनंद लेना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि उनकी अपनी हवेली के रसोइये के खाना पकाने के कौशल की तुलना में इस महल के शाही रसोइये का खाना पकाने का कौशल थोड़ा अधिक था। उनके द्वारा बनाए गए व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे और ब्लू स्टार के कुछ 5 सितारा रेस्तरां के शेफ के नहीं थे। 3 राउंड वाइन और 5 व्यंजनों के बाद झाओ लिंग एक गाड़ी में हवेली लौट आया। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, उसने लियू एरलोंग को गेट पर इंतजार करते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्नी गेट पर अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही हो। इससे उसे थोड़ा चकित और अजीब महसूस हुआ। यह लड़की लॉन्ग एयर दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार क्यों कर रही थी? लेकिन झाओ लिंग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय वह लियू एरलोंग के पास आया, उसके माथे से उसके बाल उठाए और उसकी भौहों के बीच धीरे से उसे चूमा। क्या आप लंबे समय से अपने पति के वापस आने और आपका पक्ष लेने का इंतजार कर रही हैं? लियू एरलोंग ने अपनी भौहों के बीच चुंबन से बची हुई गर्माहट को महसूस किया, जल्दी से झाओ लिंग की बाहों में अपना सिर छिपा लिया और चापलूसी से कहा, लिंग भाई लिंग, लॉन्गेर गलत है। लॉन्गेर आपको दोबारा चुनौती देने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। क्या आप लॉन्गेर को छोड़ सकते हैं? झाओ लिंग तुरंत असंतुष्ट हो गया और उसने लियू एरलोंग को कमर से पकड़ लिया और उसे घूरकर देखा। हाँ, दिन में मेरे पति के घर छोड़ने से पहले मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं चाहती थी कि आप मुझे पति कहें, लेकिन न केवल आपने मुझे तब पति नहीं कहा, बल्कि अब जब मेरे पति वापस आ गए हैं तब भी आप मुझे पति नहीं कहते हैं। क्या आप अब भी अपने पति को माफ करना चाहती हैं? यह एक सुंदर विचार है। जब आपने जानबूझकर अपने पति को दिन में उकसाया तो आपको परिणाम का एहसास होना चाहिए था। अब तेरा पति तुझे सजा देगा। लियू एरलोंग, जिसे कमर से उठाया गया था, को भी इस समय पता था कि झाओ लिंग उसे कभी जाने नहीं देगा, इसलिए उसने झाओ लिंग को खुश करने की कोशिश करना छोड़ दिया और उत्तेजक तरीके से कहा, हम यह मत सोचो कि लॉन्गेर तुमसे डरता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे साथ कुछ कर सकते हो। हालांकि यह लड़की बहुत जिद्दी थी, लेकिन झाओ लिंग, जिसने उसे कमर से उठाया था, स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह लड़की कांप रही थी। झाओ लिंग ने सोचा कि यह लड़की मजाकिया थी। वह स्पष्ट रूप से मौत से डर गई थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। इस मामले में झाओ लिंग देखना चाहता था कि यह लड़की कितनी जिद्दी है। फिर झाओ लिंग ने लियू एरलोंग को गले लगाया और घर की ओर भागा। अप्रत्याशित रूप से अपने कमरे के रास्ते में उसकी मुलाकात आह यिन से हुई, जो आंगन में चाय पी रही थी। झाओ लिंग बस आह यिन को नमस्ते कहना चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी अभिव्यक्ति में बदलाव देखा तो उसने अपना चाय का कप नीचे रख दिया और भाग गई। वह गति ब्लू स्टार के 100 मीटर ओलंपिक चैंपियन से कहीं अधिक तेज थी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसे इसका कारण याद आ गया। आह यिन, इस लड़की ने उसे पकड़ लिया होगा और साथ में सोने के लिए लियू एरलोंग के कमरे में चली गई होगी। वह बस चीयू के लिए परेशानी नहीं लाना चाहती थी।
इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि जब झाओ लिंग लियू एरलोंग को अपनी बाहों में लेकर बो सैक्सी के कमरे से गुजरा तो कमरे के दरवाजे और खिड़कियां जो मूल रूप से खुले थे तुरंत बंद कर दिए गए और यहां तक कि दरवाजे और खिड़कियों के बंद होने की आवाज भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। झाओ लिंग ने अवाक होकर अपने मुंह का कोना घुमाया। वह बो सैक्सी और एयिन दो लड़कियों से पूछना चाहता था क्या वह झाओ उस तरह का जानवर था जो इसे स्पष्ट रूप से नहीं ले जा सकता था। मैंने कहा कि मैं आज रात इस लड़की लॉन्ग एयर को कड़ी सजा दूंगा ताकि उसे कोई नुकसान न हो। और जब लियू एरलोंग ने देखा कि उसकी बहनें जिनके उसके साथ हमेशा अच्छे संबंध थे यह देखकर कि वह मुसीबत में पड़ने वाली थी बिना सोचे समझे भाग गई। उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था तो उसे अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। ठंडा। अंत में लियू एरलोंग को मरने के दृढ़ संकल्प के साथ झाओ लिंग द्वारा उसके कमरे में वापस ले जाया गया। जैसे ही दरवाजा बंद किया गया और ताला लगा दिया गया और यहाँ तक की लाइटें भी बंद कर दी गईं, कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। 2 दिन बाद आह्यन और बो सैक्सी जो पूरी तरह से ठीक हो गए थे आंगन में बैठे शतरंज खेल रहे थे। बो सैक्सी ने समय समय पर लियू एरलोंग के कमरे की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें दया और शादेनफ्रूर से भरी थीं। मुझे चक्कर आ रहा है। पूरे 2 दिन हो गए हैं और मेरे पति अभी तक सिस्टर लॉन्गर के कमरे से बाहर नहीं आए हैं। यह भयानक है, यह वास्तव में भयानक है। सौभाग्य से मैंने जानबूझकर अपने पति को नहीं उकसाया, इसलिए उन्होंने अकेले मेरे कमरे से निकलने से पहले केवल 1 दिन और 1 रात के लिए मुझे परेशान किया। अन्यथा झाओ लिंग की पागल काया के बारे में सोचते हुए बो सैक्सी को अभी भी डर बना हुआ था। वास्तव में बहन लॉन्गेर ने अपनी पहल पर आत्मसमर्पण किया। मैंने उससे 1000 बार कहा कि वह अपने पति को न उकसाए, लेकिन वह नहीं मानी। इस बार उसे सजा मिली है। आह्यन ने घोड़ा उठाया और सीधे बो सैक्सी की कार खा ली और बो सैक्सी तुरंत दुखी हो गया। सिस्टर यिनर, मैं बस बात कर रही थी और ध्यान नहीं दिया कि शतरंज कहाँ खेला जा रहा है। यह कदम मायने नहीं रखता। मैं इसका अफसोस करना चाहती हूँ। आह्यन ने पकड़े गए किश्ती को अपने पीछे ले लिया और कहा चलो। मेरे पति ने कहा तुम अपनी शतरंज पर पछतावा नहीं कर सकते। मुझे मूर्ख मत समझो। आप गंभीरता से शतरंज नहीं खेलते, क्या आप मुझे दोष देते हैं? धिक्कार है। बो सैक्सी काफी उदास था। खेल शुरू होने के कुछ देर बाद ही उसने एक कार खो दी। वह स्पष्टतः घाटे में था। बो सैक्सी को अपनी मानसिकता को समायोजित करना पड़ा और अपने दिमाग को जोर देकर सोचना पड़ा कि हार को जीत में कैसे बदला जाए, जबकि एयिन सोच रही थी कि कदम दर कदम कैसे उठाया जाए और स्थिति को कैसे स्थिर किया जाए। बो सैक्सी के जीवन के अनुभव और योजना के साथ गंभीर होने के बाद स्थिति दिलचस्प होने लगी और यहाँ तक कि आह्यन को भी मुश्किल महसूस होने लगी। 10 मिनट बाद शतरंज की बिसात पर स्थिति उलट गई। लाभ एयिन से बो सैक्सी में बदल गया था और लाभ अपेक्षाकृत बड़ा था। इससे आह्यन थोड़ा भ्रमित हो गया कि वह स्थिति को स्थिर करने के लिए हर कदम क्यों उठाना चाहता है। लेकिन जीत का पलड़ा सिस्टर सैक्सी की ओर झुक रहा है। नहीं, हम ऐसे नहीं चल सकते। तो आह्यन ने अपनी आंखें घुमाई, बुरी तरह मुस्कुराई और बो सैक्सी को आंख मारी। सिस्टर सैक्सी, मुझे याद है जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो आपने कहा था कि आप तांग चेन नाम के एक आदमी को खोजने के लिए जमीन पर आई थीं। आपका उसके साथ क्या रिश्ता है? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, बो सैक्सी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तांग चेन? कौन है ये? मैं उसे नहीं जानता। सिस्टर यिनर, मुझे आशा है कि आप भविष्य में मेरे सामने मेरे पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में बात नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति यह गलत समझें कि हमारा दूसरे पुरुषों के साथ अफेयर चल रहा है। अगर तुम बकवास करने की हिम्मत करोगे तो सावधान रहो कि मेरी बहन तुम्हें मार डालेगी और तुम्हारी 100,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी को कुत्तों के सामने फेंक देगी। अध्याय 145, एक दूसरे को नीचा दिखाना। आह्यन का सुंदर चेहरा तुरंत ठिठक गया। खासतौर पर जब उसे बो सैक्सी की सौम्य मुस्कान में हत्या का इरादा महसूस हुआ तो उसने अनजाने में अपनी गर्दन सिकोड़ ली। वह इस बहन को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। जब दोनों बातें कर रहे थे, बो सैक्सी ने अचानक अपनी भौहें उठाईं और अपनी खूबसूरत नीली आंखों और होठों पर मुस्कान के साथ लियू एरलोंग के कमरे की ओर देखा। आखिरकार मेरे पति सिस्टर एरलोंग के कमरे से बाहर आने को तैयार हैं। यह सुनकर आह्यन ने भी लियू एरलोंग के कमरे की ओर देखा, लेकिन वह एक नजर में झाओ लिंग को कमरे से बाहर आते हुए नहीं देख सकी क्योंकि लियू एरलोंग के कमरे का दृश्य आंगन की दीवार से अवरुद्ध था। बो सैक्सी को पता था कि झाओ लिंग पूरी तरह से अपनी राजसी मानसिक शक्ति के कारण लियू एरलोंग के कमरे से बाहर चली गई थी। कुछ ही समय बाद झाओ लिंग की आकृति आंगन में दिखाई दी। यह देखकर दोनों महिलाएं अपनी सीटों से उठ खड़ी हुईं, तेजी से उसकी ओर दौड़ी और खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। अपनी बाहों में जेड जैसे गर्म और सुगंधित 2 नाजुक शरीरों के साथ झाओ लिंग ने आगे बढ़कर दोनों महिलाओं को उनकी कमर के चारों ओर गले लगाया और उनमें से प्रत्येक के गोरे माथे को चूमा। यिनर शीर, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है। क्या तुम मेरे पति बनना चाहते हो? ठीक है, निश्चित रूप से। जैसा कि कहा जाता है, एक दिन की अनुपस्थिति 3 शरद ऋतु के समान है। शीयर को ऐसा लगता है जैसे उसने लगभग 10 वर्षों में अपने पति को नहीं देखा है और वह तुम्हें बहुत याद करता है। एयिन के बोलने से पहले बो सैक्सी ने जल्दी से उत्तर दिया, लेकिन उनकी टिप्पणियों ने जल्द ही एयिन की ओर से तिरस्कार की दृष्टि आकर्षित की। सिस्टर सैक्सी, क्या हो रहा है? वह अचानक अपने पति की चापलूसी क्यों करने लगी? उसने यह भी कहा कि 3 दिनों तक उसे न देखने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने पति को लगभग 10 वर्षों से नहीं देखा है और वह उसे बहुत याद करती है। सिस्टर सैक्सी इतनी सक्षम कैसे हो सकती है? यह स्पष्ट था कि वह आज पूरी तरह से ठीक हो गई थी। कुछ दिन पहले जब वह बिस्तर पर रोज मृत पड़ी रहती थी तो उसने शिकायत की कि उसका पति बहुत पागल है। बो सैक्सी को आह्यन से अवमानना महसूस हुई और उसके चेहरे पर थोड़ी जलन महसूस हुई, इसलिए उसने अपना सिर झाओ लिंग की बाहों में रख दिया और आह्यन की अजीब आंखों को नजरअंदाज कर दिया। झाओ लिंग भी इस समय बो सैक्सी के प्रति लगाव से बहुत संतुष्ट थे। यह दिखाने के लिए काफी है कि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं हैं और यह लड़की उसके प्रति विनम्र है।
हालांकि झाओ लिंग ने अगले सेकंड में आह यिन की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। यिनर, तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम अपने पति बनना चाहती हो? आह यिन चौंक गया और बार बार सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल। यिनर को अपने पति की सबसे ज्यादा याद आती है। उसने पिछले 2 दिनों से अपने पति को नहीं देखा है। यिनर न खा सकती है और न ही सो सकती है। यहाँ तक कि जब वह सिस्टर सेक्सी के साथ शतरंज खेलती है तब भी वह गुमसुम रहती है। शतरंज की बिसात को देखो, यिनर अब एक बड़े नुकसान में है। पति यिनर वास्तव में आपको इतना याद करती है कि यिनर आपके बारे में सोचकर रोने लगती है। क्या? वांग दिफा। वो सेक्सी स्तब्ध रह गया। यह स्पष्ट था कि यिनर की बहन शतरंज में अच्छी नहीं थी। जब वह स्तब्ध रह गई तो उसने एक किश्ती को पकड़ लिया और उसे नुकसान हुआ। वह इतनी घमंडी थी कि अगर वह अपने किसी कदम पर पछताना भी चाहे तो भी कुछ नहीं कहती थी। मुझे ध्यान केंद्रित करना था और सफलतापूर्वक स्थिति को उलटना पड़ा जब तक कि मैं अब बड़े लाभ में नहीं था। नतीजतन इस लड़की ने वास्तव में कहा कि वह नुकसान में थी क्योंकि उसके साथ शतरंज खेलते समय वह अनुपस्थित दिमाग वाली थी। वह इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? वो सेक्सी ने झाओ लिंग की बाहों से अपना सिर उठाया और अपनी आंखों में तीव्र घृणा के साथ आह यिन की ओर देखा। आह यिन ने भी वो सेक्सी की तिरस्कारपूर्ण आंखों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी दया से भरी थी। उस व्यथित और दयनीय नजर ने झाओ लिंग को जल्दी से उसे कसकर गले लगाने, उसके लाल होठों को चूमने, उसकी कमर के चारों ओर हाथ डालने और धीरे से उसके सिर को सहलाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आश्वस्त किया, यिनर अच्छे रहो, मेरे पति तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उदास मत हो। झाओ लिंग द्वारा सांत्वना दिए जाने के बाद आह यिन ने सौम्य और सुखद रूप दिखाया और मीठी मुस्कान दी। मेरे पति बहुत दयालु हैं। यिनर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती है। ऐसा कहने के बाद आह यिन ने आज्ञाकारी रूप से झाओ लिंग की छाती पर अपना सिर रख दिया और जब वह इसे नहीं देख सका तो उसने जानबूझकर वो सेक्सी को आंख मारी और होठों से बात की। देखो, जो बच्चे रोते हैं वे मिठाई खा सकते हैं। सिस्टर सेक्सी, क्या मैं तुमसे भी बदतर नहीं हूं? वो सेक्सी ने गुस्से से अपने होंठ सिकोड़ लिए और अपने पति को खुश करने की रणनीति के बारे में सोचने लगी। मैं बहन यिनर से आगे नहीं बढ़ सकती, अन्यथा अगर मेरा पति दुखी हो जाए तो मैं क्या करूंगी? लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा। क्या बहन यिनर ने अपने पति के साथ खुद को एकजुट करने के लिए हर तरह की कोशिश नहीं की? अब जब उसकी और उसके पति की शादी उसकी इच्छा के अनुसार हो गई थी तो उसने उससे लाभ पाने की होड़ क्यों शुरू कर दी? यह थोड़ा अनुचित है। वो सेक्सी ने अपने दिल में संदेह से सोचा और अचानक उसे धन्य महसूस हुआ और एक संभावना के बारे में सोचा। अचानक उसने अपने दिल में गुप्त रूप से शाप दिया, सिस्टर यिनर वास्तव में गंदी थी जब उसने साजिश रची थी। पिछले आदेश के अनुसार मेरे पति निश्चित रूप से आज रात बहन यिनर का पक्ष लेंगे। अब वह जानबूझकर जो कर रही है वह खुद को उसके पक्ष में प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में डालना है। जब तक वह एहसान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा जगाती है वह हमेशा ऐसा व्यवहार कर सकती है जैसे वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती और फिर अपने पति को हर दिन उसे नुकसान पहुंचाने देती है। उस समय वह नियमित रूप से आराम कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति द्वारा प्रताड़ित होना पड़ता है और वह केवल बिस्तर पर ही लेट सकती है। यह बहुत बुरा है, यह बहन यिनर बहुत बुरी है, ऐसे बुरे इरादों वाली। सौभाग्य से मैं होशियार हूं और उतार चढ़ाव का पता लगा लेता हूं। आह यिन को नहीं पता कि उसके पास इतने सारे यादृच्छिक विचार हैं। अगर उसे पता होता तो वह दंग रह जाती। क्या मैंने तुम्हें ऐसे नहीं देखा जैसे तुम अपने पति को खुश करने के लिए बेतहाशा कोशिश कर रही हो, इसलिए तुम अनजाने में अपने पति को खुश करना चाहती हो, तो तुम इतनी साजिश क्यों कर रही हो? इतना अजीब क्या है? वो सेक्सी, जिसने सोचा कि उसने सब कुछ समझ लिया है, ने अपनी आंखें घुमाई, उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी और उसने झाओ लिंग की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। पति, क्या आप भूल गए हैं कि जब आप 2 दिन पहले सिस्टर लॉन्गर से मिले थे तो आप कितना भी चिल्लाएं, उसने ऐसा दिखाया कि उसने आपकी बात नहीं सुनी। वह इतनी तेज दौड़ती है मानो उसे डर हो कि आप उसे अपने साथ सोते हुए पकड़ लेंगे। उसकी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि वह तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती है? वह साफ तौर पर झूठ बोल रही थी। आह यिन की अभिव्यक्ति अचानक स्थिर हो गई और उसने वो सेक्सी को अविश्वास से देखा। क्या सिस्टर सेक्सी यही नहीं कर रही है? आप अपनी बहन को सार्वजनिक रूप से फाड़ना चाहते हैं, है ना? आप स्पष्ट रूप से उसे जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं देना चाहते। इस मामले में अपनी बहन पर निर्दयी होने का आरोप न लगाएं। आह यिन ने भी झाओ लिंग की बाहों से अपना सिर उठाया और असंतुष्ट होकर जवाब दिया, सिस्टर सेक्सी, आप में मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत क्यों है? क्या आप भी वैसी ही नहीं हैं? आपके पति अभी अभी सिस्टर लॉन्गर को अपनी बाहों में लेकर आपके कमरे से गुजरे और आपने दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी और उन्हें कसकर बंद कर दिया। मेरे पति ने यह नहीं कहा कि वह सिस्टर लॉन्गर को आपके कमरे में ले जाएंगे, आप इतनी उत्साहित क्यों हैं? आपने अपने पति को नमस्ते तक नहीं कहा। आप हमारे पति के बारे में अहंकारी हैं। मैं आपकी कड़ी निंदा करना चाहता हूँ। बकवास, मुझे यह भी नहीं पता था कि लाओ क्यों उस दिन कमरे से गुजरा था। मैंने सोचा कि बहुत रात हो गई है, इसलिए मैंने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और लाइटें बंद करके बिस्तर पर जाने की तैयारी की। मुझ पर गलत आरोप मत लगाओ। वो सेक्सी भी तुरंत चिंतित हो गए। यदि उसका पति वास्तव में इस वजह से क्रोधित था और उसे कड़ी सजा देना चाहता था तो मुझे डर है कि उसका अंत अब सिस्टर लॉन्गर से बेहतर नहीं होगा। अध्याय 146 विजयी सहयोगी। आप बस बकवास कर रहे हैं। केवल एक मूर्ख ही आपकी बातों पर विश्वास कर सकता है। हमारे पति एक बुद्धिमान और साधन संपन्न जादूगर हैं। क्या वह आपके उन बहानों पर विश्वास करेंगे जो छिद्रों से भरे हैं? आह यिन ने झाओ लिंग की बहुत चापलूसी की और फिर कहा कि केवल एक मूर्ख ही वो सेक्सी के कारणों पर विश्वास करेगा, इसलिए किसी को उसकी इच्छाओं का पालन करना होगा। शेर, मुझे इस समय यह याद आया। जब आपका पति लॉन्गर को अपनी बाहों में लेकर आपके कमरे से गुजरा तो आपने दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी और उन पर ताला लगा दिया। वास्तव में आप पर अपने पति का तिरस्कार करने का संदेह है। झाओ लिंग का मूल रूप से सौम्य, सुरुचिपूर्ण और सहज चेहरा अचानक क्रूर और भयानक हो गया।
उस नजर ने बो सैक्सी को इतना डरा दिया कि उसने झट से झुनझुने की तरह अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। पति शियर के पास यह नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यह सब बहन यिनर है जिसने आपसे झूठ बोला है। वह हमेशा आपको नापसंद करती है। झाओ लिंग ने भी थोड़ा सिर हिलाया और यिन की ओर मुड़ा। हाँ यिनर, तुम भी अपने पति का तिरस्कार करती हो। अगर ऐसा है यिनर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पति को तुम्हें सजा देनी चाहिए? हाँ हाँ। यिन की अभिव्यक्ति ठिठक गई। यह खत्म हो चुका था। वह जानती थी कि इस बार उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब मेरे पति खुद से यह बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं कि खुद को और सिस्टर सिसी को कैसे सजा दी जाए। उसने खुद को और सिस्टर सिसी को एक साथ सजा देने का मन बना लिया है। निश्चित रूप से अगले ही पल झाओ लिंग ने अपनी और सिस्टर सैक्सी की कमर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और तेजी से अपने कमरे की ओर चल दिया। यिन झाओ लिंग की बाहों से दूर संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन उसकी ताकत के साथ उसकी कैद से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं था। लेवल 99 एक्सट्रीम डुलुओ के रूप में बो सैक्सी के पास झाओ लिंग की कैद से बाहर निकलने की ताकत थी, लेकिन उसने अलग होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। मेरे पति में बदला लेने की तीव्र इच्छा है। अगर मैं अब अपने पति को नाराज करूंगी तो मुझे डर है कि अगली बार जब मैं अपने पति से अकेले में मिलूंगी तो मेरी हालत सिस्टर लॉन्गर से भी बदतर हो जाएगी। बेशक अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उसका पति 2 दिनों से बहन लॉन्गर के कमरे में रह रहा है और उसे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। उनके पति की काया वाकई कातिलाना है। जल्द ही झाओ लिंग दोनों महिलाओं को अपने मास्टर बेडरूम में ले गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे से शर्मनाक आवाजें आने लगीं। उसी समय लियू एरलोंग के कमरे में वह निराशा की दृष्टि से बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसने पिछले 2 दिन कैसे बिताए। अब उसे पछतावा हो रहा है। अगर उसे पता होता तो वह अपने क्षुद्र पति को नाराज नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मैंने उसे बस कुछ ही बार उकसाया नहीं था? क्या उसने उसे सिर्फ पति नहीं कहा? क्या उसे अपने साथ इस तरह से पेश आने की जरूरत है? वो उसे लगा कि वह बहुत दयनीय थी। वह पूरे डुलुओ महाद्वीप की सबसे दयनीय महिला थी। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखों ने उसके बगल में एक कॉककॉम फीनिक्स सनफ्लावर देखा और वह तुरंत उत्सुक हो गई। यह वही है जो बहन यिनर ने कहा था, परी जड़ी बूटी जो सीधे आत्मिक शक्ति के स्तर को बढ़ा सकती है और योग्यता में भी सुधार कर सकती है। यह काफी अजीब लग रहा है। हालांकि लियू एरलोंग का कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर को तुरंत लेने का इरादा नहीं था। वह कुछ नहीं कर सकती थी। अब उसमें आंखें झपकाने के अलावा उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं बची थी। बेशक यह तथ्य कि वह अब बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। भूल जाओ, अब सोना ज्यादा जरूरी है। आपके पास पर्याप्त ऊर्जा होने के बाद आप अकेले कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर ले सकते हैं। देखें कि क्या आप सीधे स्तर 40 तक पहुंच सकते हैं। यदि आप 40 के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आपको अपने पति को सोल रिंग की तलाश के लिए सनसेट फॉरेस्ट में अपने साथ चलने के लिए कहना होगा। तब तक मैं स्कूल जा सकूंगा और स्नातक हो सकूंगा। जब मैं आधिकारिक तौर पर स्कूल से स्नातक हो जाऊंगी तो मैं मन की शांति के साथ अपने पति की हवेली में रह सकती हूँ और हर दिन अपने पति और बहन यिनर के साथ जा सकती हूँ। यह कितना अच्छा है। यह सोचते हुए लियू एरलोंग अब अपनी पलकें ऊपर नहीं रख सका और गहरी नींद में सो गया। यहां तक कि उसके बगल में रखा कॉक्सकॉम और फीनिक्स सनफ्लावर भी हटाने में आलस कर रहा था। झाओ लिंग ने लियू एरलोंग को कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर क्यों दिया? इसका कारण यह था कि उसकी मार्शल स्पिरिट एक फायर ड्रैगन थी। कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर भी एक जड़ी बूटी है जो शुद्ध यान की पूर्ति कर सकती है और यह अशुद्धियों आदि को भी शुद्ध कर सकती है, इसलिए यह उसके लिए बहुत उपयोगी होनी चाहिए। मैं अभी नहीं जानता कि इस कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर को लेने के बाद लियू एरलोंग की मार्शल स्पिरिट बदल जाएगी या नहीं। क्या वह पहले से भी अधिक चिड़चिड़ी हो जाएगी? यह शर्मनाक होगा यदि वह पहले से अधिक चिड़चिड़ी हो जाए। हालांकि झाओ लिंग ने इसके बारे में सोचने के बाद भी महसूस किया कि कॉक्सकॉम और फीनिक्स सूरजमुखी उसके लिए सबसे उपयुक्त थे। शायद यह लड़की कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर लेने के बाद झाओ लिंग के लिए एक बड़ा आश्चर्य ला सकती है। पिछले दिनों डुलुओ महाद्वीप पर एक बड़ी घटना घटी। तभी तियानदो शाही परिवार ने दुनिया के सामने घोषणा की कि उन्होंने उच्च कीमत पर दानव दमनकारी डुलुओं को एक शाही नौकर के रूप में काम पर रखा है और घोषणा की कि सम्राट जू ये के एकमात्र उत्तराधिकारी ने दानव दमनकारी डुलुओं को अपने दत्तक पिता के रूप में मान्यता दी थी। वुहुन पैलेस के जोरदार प्रचार के कारण दानव दमनकारी डुलुओं की पहचान डुलुओ महाद्वीप के सभी प्रमुख संप्रदायों, परिवारों और अन्य ताकतों को पता चल गई है। वह डुलुओ नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो वुहुन पैलेस के वर्तमान संत का मंगेतर है। वुहुन पैलेस का मानद बुजुर्ग है और अब वह तियानदो शाही परिवार द्वारा पूजा जाता है और तियानदो साम्राज्य के भावी राजकुमार के दत्तक पिता हैं। इनमें से कोई भी शीर्षक बहुत प्रभावशाली कहा जा सकता है, लेकिन परिणाम तो उसके सिर पर है। यह चौंकाने वाला कैसे नहीं हो सकता? तियानदो शाही परिवार द्वारा दुनिया को इस खबर की घोषणा करने के अगले दिन किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख ने तुरंत तियानदो शाही परिवार को बधाई दी और शाही परिवार के प्रति सबसे बड़ी सद्भावना व्यक्त की। वुहुन पैलेस में जब कियान जुनजी ने खबर सुनी तो वह बहुत देर तक चुप रहे। जब वह ठीक हुआ तो उसका चेहरा खुशी से भर गया और उसने लगातार 3 बार कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग दुखी होते हैं। जब यह खबर ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार को दी गई तो यू युआनज़ेन ने परिवार मीटिंग हॉल में मेज को थप्पड़ से तोड़ दिया। अब कई परिवार, बड़े और छोटे, जानते हैं कि डुलुओं को दबाने वाला दानव झाओ लिंग है, जिसने ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस परिवार के सबसे बड़े बेटे को मूर्ख बना दिया था। वह अपराधी था जिसने दूसरे युवा मास्टर और पूरे ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स परिवार की गरिमा को जमीन पर धकेल दिया और उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झाओ लिंग न केवल वुहुन पैलेस से जुड़ गया और वुहुन पैलेस के संत का मंगेतर बन गया, बल्कि तियानदो शाही परिवार का उपासक और भावी राजकुमार का दत्तक पिता भी बन गया। वह जीवन आनंददायक और रोमांचक था। और फिर उसके सबसे बड़े बेटे को देखें जो मूर्ख बन गया और उसके दूसरे बेटे को परिवार की कालकोठरी में बंद कर दिया गया।
यह यू युआनज़ेन को इतना क्रोधित कैसे नहीं कर सकता था कि वह पागल हो जाना चाहता था और झाओ लिंग से मौत तक लड़ना चाहता था। बेशक उनके और एल्डर एम के लिए सबसे अस्वीकार्य बात यह थी कि किबाओ ग्लेज़्ड संप्रदाय 3 ऊपरी संप्रदायों में से एक और उनके कट्टर सहयोगी के रूप में वे झाओ लिंग के प्रति सद्भावना कैसे व्यक्त कर सकते थे। युलुओ मियां अपनी जगह से उठे और गुस्से से कहा, भाई मुझे लगता है कि आपको हमारे और उस कमीने झाओ लिंग के बीच की नाराजगी को समझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से किबाओ ग्लेज़्ड संप्रदाय में जाना होगा। यदि हम जल्दी से किबाओ ग्लेज़्ड संप्रदाय को वापस नहीं लाते हैं तो मुझे डर है कि ज्यादा समय नहीं होगा जब हम अपने सहयोगी किबाओ ग्लेज़्ड संप्रदाय को खो देंगे। इतना ही नहीं, हमें हाउटियन संप्रदाय के साथ जल्दी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमें हाउटियन संप्रदाय को उस कमीने झाओ लिंग के पास नहीं जाने देना चाहिए। अध्याय 147 जंगली लड़के को खोजें। बड़े बुजुर्ग ने बहुत गंभीर भाव से सहमति में सिर हिलाया। संप्रदाय मास्टर, इस मामले को बाद में जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए। झाओ लिंग ने हमारे ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसॉरस रेक्स परिवार के चेहरे को जमीन पर दबाया और उसे पागलों की तरह रगड़ा, जिसका मतलब है कि हमारे लिए उसके साथ शांति से रहना असंभव है। हमें अपने लिए पर्याप्त सहयोगियों को जीतना होगा। सौभाग्य से झाओ लिंग और वुहुन पैलेस करीब हैं। हमारे शांगसन संप्रदाय का वुहुन पैलेस के साथ हमेशा से झगड़ा रहा है। मेरा मानना है कि हाउटियन संप्रदाय और किबाओ ग्लेज़्ड संप्रदाय दृढ़ रहेंगे, जो हमारे पक्ष में हैं। दूसरा बुजुर्ग एक पल के लिए चुप रहा और सिर हिलाया। संप्रदाय मास्टर, मैं भी परिवार के दूसरे नेता और पहले बुजुर्ग की टिप्पणियों से सहमत हूं। हमें पहले एक योजना बनानी होगी। हालांकि तीसरे बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने यू युआनज़ेन की ओर गंभीरता से देखा। यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि उन्हें यह भी लगता है कि ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स परिवार और झाओ लिंग के बीच संघर्ष एक अपूरणीय स्थिति में पहुंच गया है। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसॉरस रेक्स परिवार के सदस्यों में पारिवारिक सम्मान की प्रबल भावना होने के बावजूद वे कबीले के नेता के अपने बेटे को मूर्ख बनते हुए कैसे देख सकते थे और फिर भी अपना गुस्सा निगल सकते थे। यह कैसे संभव हो सकता है कि परिवार की गरिमा को बाहरी लोगों द्वारा जमीन पर गिराते और रगड़ते हुए देखा जाए, लेकिन एक पाद तक निकालने की हिम्मत न की जाए। उन्होंने लंबे समय से यह मन बना लिया है कि भविष्य में यदि डुलुओ महाद्वीप पर झाओ लिंग है तो कोई ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसॉरस परिवार नहीं होगा, और यदि उनका ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसॉरस परिवार है तो कोई झाओ लिंग नहीं होगा। उनके ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस परिवार में से केवल एक और वह लड़का झाओ लिंग डुलुओ महाद्वीप पर जीवित रह सकते हैं। बेशक वे अच्छी तरह से जानते थे कि डुलुओ नाम के व्यक्ति के रूप में झाओ लिंग से निपटना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्हें अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और कुछ डॉलुओ शीर्षक वाले लोगों को गठन पर छापा मारने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यदि वे कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे इसे एक ही झटके में मार देंगे और झाओ लिंग के संकट को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। यू युआनज़ेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी तेज चील जैसी आंखों ने जोर से सिर हिलाने से पहले कई बार सभी के चेहरों को देखा। ठीक है, उस स्थिति में मैं व्यक्तिगत रूप से आज किबाओ ग्लेज़्ड संप्रदाय और कल हाउटियन संप्रदाय में जाऊंगा। मुझे आशा है कि हम अपने 3 संप्रदायों के बीच मित्रता को स्थिर करेंगे और भविष्य में झाओ लिंग के संकट को एक साथ मिटा देंगे। इतना कहने के बाद यू युआनज़ेन ने 3 बुजुर्गों की ओर देखा। 3 बुजुर्ग, कृपया मेरे साथ हाउटियन संप्रदाय में आएं। दूसरे भाई, तुम परिवार में रहो और जिम्मेदारी संभालो। अगर कुछ भी होता है तो किसी को किबाओ ग्लेज़्ड संप्रदाय में जाने और मुझे बताने के लिए कहें। बोलने के बाद यू युआनज़ेन अपने स्थान से उठे और सीधे बैठक हॉल से बाहर चले गए। तीनों बुजुर्ग भी गंभीर भाव के साथ एक एक करके खड़े हो गए और उसकी गति का अनुसरण करने लगे। यू लुओ मियां थोड़ा दुखी था। वह 3 बुजुर्गों को घर की रखवाली करने और 7 प्रेसेस ग्लेज़्ड संप्रदाय तक अपने पीछे क्यों नहीं जाने दे सका। उदास यू लुओमियन ने धीरे से आह भरी और मीटिंग हॉल के बाहर की ओर चल दिया। उसने अपने भाई और 3 बुजुर्गों को पहाड़ के गेट से निकलकर किबाओ ग्लेज़्ड संप्रदाय की ओर जाने वाली गाड़ी पर चढ़ते देखा। जब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी तब तक उसने आह भरी और पहाड़ी गेट की ओर चल दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा यू जियाओ तेजी से उसकी ओर दौड़ेगा। पिताजी, मुझे क्षमा करें। आपके अनुरोध के अनुसार मैं एडवांस्ड सोल मास्टर अकादमी गया, जहां मेरी छोटी बहन पढ़ रही है। कॉलेज के शिक्षक ने कहा कि मेरी छोटी बहन लंबे समय से अकादमी में नहीं आई है। क्या वह लंबे समय से अकादमी में नहीं गई है? तो फिर वह अब कहाँ है? यह बच्चा इतना परेशान क्यों है? उसने उसे यह नहीं बताया कि वह कहाँ गई थी। उसे कहना पड़ा कि वह अकादमी में रह रही थी। हरामी। यू लोमियन अचानक बहुत क्रोधित हो गए। उसे याद आया कि कल जब वह घर के बाहर वापस गया तो उसने देखा कि उसकी बेटी ने मेज पर एक नोट रखा है, इसलिए उसने उसे उठाया और पढ़ा। बेटी ने नोट में कहा कि वह स्कूल वापस चली गई है और वह भविष्य में लंबे समय तक स्कूल में रहेगी। वह जानता था कि उसकी बेटी ने यह देखकर लंबे समय तक स्कूल में रुकने का फैसला किया होगा कि वह लंबे समय से घर नहीं आया था और उसे घर में कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे यू जियाओ के लिए एडवांस्ड सोल मास्टर अकादमी में जाने की व्यवस्था की, जहां उनकी बेटी ने जांच के लिए अध्ययन किया। अप्रत्याशित रूप से जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उनकी बेटी अकादमी में वापस नहीं लौटी। इससे यू लोमियन घबराए बिना नहीं रह सका। उनकी बेटी ने झूठ क्यों बोला और ऐसा करने का उसका मकसद क्या था? यू लोमियन ने कुछ देर तक बहुत सोचा और अचानक एक संभावना के बारे में सोचा। क्या उसकी बेटी प्यार में है? अब वह अपने प्रेमी के साथ रह रही है। इस संभावना के बारे में सोचते हुए यू लोमियन को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी घर में उगाई गई गोभी को सुअर ने खा लिया हो, और यह भावना बहुत तीव्र थी जिससे वह बेहद असहज हो गया। उनकी यू लोमियन की बेटी के साथ बाहर एक वहशी लड़का कैसे बलात्कार कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे अपनी बेटी वापस लानी होगी। यू लोमिया गुस्से से कांप रहा था और उसने जल्दी से अपने बेटे यू जियाओ से कहा, बेटा कृपया स्कूल जाओ और अपनी बहन से पूछो कि क्या उसे किसी पर क्रश है और उस जंगली लड़के की पहचान पता करो। अगर मैं अपनी बेटी यू लोमियन को बहकाने की हिम्मत करता हूं और मैं उसकी पहचान जानता हूं तो मैं उसे पीट पीट कर मार नहीं डालूंगा और मेरा उपनाम यू नहीं होगा। यह सुनने के बाद यू जियाओ के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए।
पिताजी, मैंने पहले भी पूछा था। मेरे गुस्सैल स्वभाव के कारण मेरी छोटी बहन का अकादमी में कोई विशेष करीबी सहपाठी नहीं है। इसके अलावा उसके सहपाठियों ने कहा कि छोटी बहन कई महीनों से स्कूल नहीं गई है। अब उन्हें यह नहीं पता कि छोटी बहन कहाँ है, यह तो दूर की बात है कि वह किसके संपर्क में रही है। यू लो मियाँ घुटी हुई लग रही थी, उसकी भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं और वह और भी अधिक चिंतित महसूस करने लगी। यू जियाओ जियाओ को चिंता थी कि उसके पिता अचानक बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि वह अपनी छोटी बहन की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उसे सांत्वना देने के लिए जल्दी से बात की। पिताजी, मेरी बहन जरूर घर से भाग गई होगी क्योंकि आपको उसकी परवाह नहीं थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने यह नहीं कहा कि मेरी बहन की आत्मशक्ति अब 36 के स्तर पर पहुंच गई है? मेरा मानना है कि वह 1 या 2 साल में 40 के स्तर तक पहुंच सकती है। वह निश्चित रूप से तब तक स्नातक करने के लिए कॉलेज वापस जाएगी और हम उसे वापस आने के लिए मना सकते हैं। मेरा मानना है कि तब तक मेरी बहन शांत हो चुकी होगी और घर जरूर जाएगी। अपने बेटे की सांत्वना सुनकर यू लूमियन का मूड बिल्कुल भी नहीं सुधरा। हालांकि 1 या 2 साल लंबे नहीं थे, यह बाहर के जंगली लड़के के लिए उसकी बेटी के दिल पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के लिए पर्याप्त था और यह भी संभव था कि उसकी बेटी उस जंगली लड़के से गर्भवती हो जाए। बच्चे, इस संभावना के बारे में सोचते हुए यू लोमियन को अपने दिल को सैकड़ों पंजों से खरोंचने जैसा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसके पास अपनी बेटी को खोजने का कोई रास्ता नहीं था, जिससे वह इतना उदास हो गया कि वह किसी को मारना चाहता था। ऐसा हुआ कि सबसे बड़ा भाई अब 3 बुजुर्गों के साथ बाहर था और वह कालकोठरी में कमीने से निपट सकता था। उसने अपने बेटे की ओर देखा और हल्के से कहा, छोटी जियो, बाहर जाओ और अपने पिता को वापस आकर कालकोठरी में ले जाने के लिए एक उपचार आत्मा गुरु से पूछो। इतना कहने के बाद यू लो मियाँ सीधे कालकोठरी की ओर चला गया, जबकि यू जियाओ जियाओ का सिर भ्रम से भरा हुआ था। पिताजी, इसका क्या मतलब है? क्या आप स्वयं बाहर जा सकते हैं और किसी उपचारकारी आत्मा गुरु को वापस आने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और उसे सीधे पारिवारिक कालकोठरी में ले जाएं? ऐसा लगता है कि जियाओ गैंग का चचेरा भाई अब परिवार की कालकोठरी में एकमात्र है ना? इस यू जियाओ जियाओ ने हवा में सांस ली और चुपचाप अपने गरीब चचेरे भाई के लिए शोक मनाया। अध्याय 148। आप अपने सहयोगियों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, है ना? किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय एक छोटे मंडप के अंदर निंग फेंगजी और स्वोर्ड डुलुओ शतरंज खेल रहे थे, जबकि सेवन ट्रेस ग्लेज्ड सेट के वर्तमान मास्टर और बोन डुलुओ, जो अपनी चोटों से उबर चुके थे, खेल देख रहे थे। उन्होंने जो शतरंज खेला वह झाओ लिंग और अन्य लोगों द्वारा खेले जाने वाले चीनी शतरंज से अलग था। उन्होंने जो शतरंज खेला वह ब्लू स्टार पर खेले जाने वाले शतरंज के समान था। जब शतरंज का खेल रोमांचक हो रहा था, मैंने देखा कि एक नौकर तेजी से आंगन में भाग गया और सेवन ट्रेजर ग्लेजर संप्रदाय के वर्तमान स्वामी से गंभीरता से बात कर रहा था। संप्रदाय मास्टर ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस परिवार के मुखिया और 3 बुजुर्ग दर्शकों के लिए पूछने के लिए यहाँ आए थे। किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान नेता ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, लेकिन कुछ नहीं कहा और तुरंत आंगन से बाहर चले गए। निंग फेंगजी, स्वोर्ड डुलुओ और बोन डुलुओ ने एक दूसरे की ओर देखा, उत्सुकता से कि ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस कबीले के नेता यहाँ क्या कर रहे थे, इसलिए वे सभी शतरंज खेले बिना ही बाहर चले गए। उन्होंने यू युआनज़ेन और 3 बुजुर्गों का लिविंग रूम में स्वागत किया और नौकरों से बढ़िया माओजियन चाय का एक बर्तन बनाने को कहा। इसे अपने हाथों से सभी पर डालने के बाद किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान नेता ने अस्थायी रूप से चाओ युआनज़ेन से पूछा, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है। मेरा पुराना दोस्त अचानक हमारे किबाओ ग्लेजर संप्रदाय में आ गया। मुझे नहीं पता क्यों। क्या तुम्हें निंग की याद आ रही है? किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान नेता बहुत भ्रमित दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में उनके मन में कुछ अनुमान थे। उन्होंने लंबे समय से सुना था कि ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स परिवार का झाओ लिंग के साथ एक बड़ा संघर्ष था, जो वास्तव में सामान्य था। आखिरकार ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस परिवार जैसी बड़ी ताकत के लिए, जो तियानदो साम्राज्य और यहाँ तक कि पूरे डुलुओ महाद्वीप में उच्च स्थान पर है, उसके साथ जो होगा वह आसानी से बाहरी लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। इसके अलावा यह तथ्य कि ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार के सबसे बड़े और दूसरे युवा स्वामी को सोटो शहर में कड़ी सजा दी गई थी, स्वाभाविक रूप से कुछ इच्छुक लोगों द्वारा व्यापक रूप से फैलाया गया था। विशेष रूप से यंग मास्टर यू को कुछ अविश्वसनीय व्यवहार के लिए एक के बाद एक दंडित किया गया। उसकी जान बचाने के लिए सोटो सिटी स्पिरिट फाइटिंग एरिना ने बहुत सारा पैसा खर्च किया। हालांकि ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार कृतघ्न था और 3 बुजुर्गों ने वास्तव में परेशानी पैदा करने के लिए दर्जनों कबीले सदस्यों को ग्रेट सोल फाइटिंग एरिना में ले जाया। यदि यह ग्रेट सोल फाइटिंग एरिना के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नहीं होता, तो मुझे डर है कि ग्रेट सोल फाइटिंग एरिना में कई लोग उस दिन बदकिस्मत होते। उस दिन ग्रेट सोल फाइटिंग एरिना में हजारों जोड़ी आंखों ने इस घटना को देखा और कई लोगों ने अपने मुंह से इन अफवाहों की पुष्टि की। इसलिए पिछले लगभग 1 महीने में ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस परिवार की प्रतिष्ठा पूरे तियानदो साम्राज्य और यहाँ तक कि पूरे डुलुओ महाद्वीप में गिर गई है। बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार के लोग केवल कमजोरों को धमकाना और दूसरों का फायदा उठाना पसंद करते हैं। अब ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार के 2 युवा स्वामी में से एक मूर्ख बन गया है और दूसरा 10 साल के लिए पारिवारिक कालकोठरी में कैद हो गया है। वे दोनों इसके हकदार थे। हालांकि ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स परिवार के सदस्य सड़कों पर व्यापक रूप से प्रसारित होने वाली ऐसी अफवाहों से बहुत नाराज थे, लेकिन उनके पास उन्हें रोकने के लिए कोई मजबूत साधन नहीं थे। आखिरकार दूसरों के पास अपना मुंह है और भले ही वे खबर फैलाने वालों को दबाने के लिए मजबूत तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग निजी तौर पर कहेंगे कि वे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कई छोटे परिवारों और छोटी ताकतों को भी यह खबर पता है। किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय द्वारा जानकारी एकत्र करने की विधि के साथ वे इसे कैसे नहीं जान सकते थे। बात सिर्फ इतनी है कि वे समझने का दिखावा करते हुए जानबूझकर भ्रमित होने का नाटक करते हैं। किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान नेता का संदिग्ध प्रश्न सुनकर यू युआनज़ेन ने बिना सोचे कहा, मैं झाओ लिंग नाम के शाही परिवार के कारण इस यात्रा पर आपके किबाओ ग्लेजर संप्रदाय में आया था।
संप्रदाय मास्टर निंग, मुझे लगता है कि आपकी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों से आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार को झाओ लिंग से गहरी नफरत है ना? निश्चित रूप से यह इस मामले के कारण था कि किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के नेता को यह पता था, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। सेवन प्रेसेस ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान नेता ने भौहें चढ़ा लीं और भ्रमित होने का नाटक करते हुए पूछा, चूंकि यह झाओ लिंग नाम के शाही परिवार के कारण है, इसका हमारे सेवन प्रेसेस ग्लेज्ड संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना? यद्यपि हमारा सेवन प्रेसेस ग्लेज्ड संप्रदाय शाही परिवार के करीब है, शाही परिवार एक शाही उपासक के रूप में डुलुओ को नियुक्त करना चाहता है, जो ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमारा सेवन प्रेसेस ग्लेज्ड संप्रदाय नियंत्रित कर सकता है। यू युआनज़ेन स्तब्ध दिख रहा था और एक पल के बाद उसने जोर से सिर हिलाया, उसका स्वर थोड़ा नरम हो गया। मुझे पता है कि शाही परिवार झाओ लिंग को शाही उपाधि डुलुओ के रूप में नियुक्त करना चाहता है और आप सेवन प्रेसेस ग्लेज्ड संप्रदाय उसे प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन मुझे आशा है कि आपका किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय जानता है कि झाओ नाम का व्यक्ति अब वुहुन हॉल का आधा सदस्य है और हमारे 3 ऊपरी संप्रदायों का वुहुन हॉल के साथ हमेशा बड़ा संघर्ष रहा है। इससे पहले कि यू युआनज़ेन अपनी बात समाप्त कर पाता, निंग फेंगजी ने बात संभाली, प्रमुख यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं सेवन प्रेसेस ग्लेज्ड संप्रदाय दानवत बाने वाले डुलुओं से दूरी बनाए रखूं? आपके ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स परिवार से हर समय आगे बढ़ना और पीछे हटना सबसे अच्छा है। यू युआनज़ेन के शब्दों को बाधित किया गया और वह नाराजगी में डूब गया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, जो निंग फेंगजी की टिप्पणियों के प्रति उसकी सहमति प्रतीत हुई। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स परिवार के बुजुर्ग ने 2 कदम आगे बढ़कर गंभीरता से कहा, संप्रदाय मास्टर निंग, किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय और मेरे ब्लू लाइटनिंग तानाशाह ड्रैगन कबीले दोनों शीर्ष 3 संप्रदाय हैं। वे हमेशा एक ही भावना में रहे हैं और एक साथ आगे बढ़े हैं और पीछे हटे हैं। आपको इस बार अपवाद नहीं बनना चाहिए, है ना? वह दानवदमन करने वाला डुलुओ वुहुन पैलेस के समकालीन संत का मंगेतर है, जिसका अर्थ यह भी है कि वह भविष्य के पोप का पति होगा। अब से वह केवल वुहुन पैलेस के करीब हो सकता है और निश्चित रूप से आपके सेवन प्रेसेस ग्लेज्ड संप्रदाय के नहीं। तीसरे बुजुर्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और सहमति में कहा, यह सही है संप्रदाय नेता निंग, हमारे 3 संप्रदायों के बीच संबंध को देखते हुए आपको अपने सहयोगियों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, है ना? सेवन प्रेसेस ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख ने ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार के 2 बुजुर्गों से एक के बाद एक प्रश्न सुने। उसकी भौहें और भी सख्त हो गईं और उसने दुखी भाव से कहा, चीफ जेड, मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि यद्यपि हमारा किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय आपके ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार के समान है, यह अच्छा है कि हम हमेशा एक ही भावना में रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ भी गलत किया है। मुझे किबाओ ल्यूली संप्रदाय को भी आपके साथ गलतियां करनी होंगी। भले ही दानवदमन करने वाला डुलुओ वुहुन पैलेस के समकालीन संत के साथ अविवाहित रिश्ते में है, उसे वुहुन पैलेस का सदस्य नहीं माना जाता है और वह मुझे बहुत ही सहज और बहुत आकर्षक लगता है। मैं उससे दोस्ती क्यों नहीं कर सकता? उसे लगा कि यह हास्यास्पद है। भले ही उसके सेवन प्रेसेस ग्लेज्ड संप्रदाय और दानव दमनकारी डुलुओं में कोई गहरी नफरत नहीं थी, फिर भी ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार उसे दानव दमनकारी डुलुओं के साथ दुश्मनी में क्यों घसीटना चाहता था? क्या वह बूढ़ा व्यक्ति यू युआनज़ेन सोचता है कि वह मूर्ख है? डोलुओं को दबाने वाला दानव किस प्रकार की शक्ति है? वह एक मुक्के से 2 संप्रदाय संरक्षक डुलुओं में से एक बोन डोलुओं को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। यह तब भी स्थिति थी जब अन्य लोग मार्शल आर्ट और आत्मशक्ति का उपयोग करने में बहुत आलसी थे। यदि दूसरा पक्ष थोड़ा अधिक गंभीर होता तो उसे लगता कि उसके 2 संप्रदाय संरक्षक डुलुओं और बूढ़े व्यक्ति यू युआनज़ेन भी उससे लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। चूंकि प्रतिद्वंद्वी की ताकत इतनी अथाह है और वह उसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता, तो क्या वह अब भी उससे छिपने का जोखिम नहीं उठा सकता? अपने आप को मरने के लिए क्यों उतावला करें? क्या इस तरह का व्यवहार किसी के सिर को हजारों मील दूर नहीं भेज रहा है, जो शिष्टाचार पर हल्का लेकिन स्नेह पर भारी है? तुम मूर्ख हो या नहीं? अध्याय 149, छोटी चीजों के लिए बड़ा मत खोना। जैसे कि क्या झाओ नाम का व्यक्ति भविष्य में किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय को निशाना बनाना शुरू कर देगा क्योंकि उसकी मंगेतर पोप बन जाएगी? संप्रदाय नेता निंग ने महसूस किया कि फिलहाल उन चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह देख सकता था कि डुलुओं को दबाने वाला यह दानव वास्तव में एक बहुत अच्छा चरित्र था। जब तक मैं और किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, मेरा मानना है कि वह कुछ भी विश्वासघाती नहीं करेगा। यू युआनज़ेन को भी उम्मीद नहीं थी कि उसका पुराना दोस्त अपने 37 डिग्री मुंह का इस्तेमाल ऐसे ठंडे और हृदयहीन शब्द कहने के लिए करेगा। क्या यह अब भी उसका पुराना दोस्त है? कुछ गलत करने का क्या मतलब है? क्या आपको नहीं लगता कि वे और सेवन प्रेसेस ग्लेज्ड संप्रदाय एक साथ खत्म हो जाएंगे? आपने कहाँ कुछ गलत किया? क्या यह झाओ नाम का वह व्यक्ति नहीं था जिसने अपने 2 बेटों पर अत्याचार करने के लिए वुहुन पैलेस के साथ मिलीभगत की थी? अब मैं सिर्फ अपने 2 गरीब बच्चों का बदला लेना चाहता हूं, मैं कहाँ गलत था? इसके अलावा अगर मेरे 2 बच्चे शांगसन संप्रदाय के सदस्य नहीं होते तो क्या झाओ और वुहुंडियन उन्हें इस तरह सताते? झाओ नाम के व्यक्ति ने जो किया वह स्पष्ट रूप से शांगसन संप्रदाय के सदस्यों को निशाना बनाना था। शायद मेरे दोनों बेटे अभी शुरुआत थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झाओ भविष्य में 3 संप्रदायों के किस सदस्य से मिले, वह शायद उन्हें गंभीर रूप से हरा देगा। क्या अब कोई समस्या है कि मैं अपने गठबंधन को मजबूत करने और आगामी उत्पीड़न का एक साथ सामना करने के लिए किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय में आया हूं? यह पुराना मित्र अपनी ही सलाह क्यों नहीं सुनता? क्या उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक झाओ और वुहुंडियन किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय पर अत्याचार करने के लिए कार्रवाई नहीं करते, इससे पहले कि उसे एहसास हो कि उसे विरोध करना होगा? इस समय यू युआनज़ेन लंबे समय से भूल गए होंगे कि जिन लोगों ने वास्तव में यू जियाओगैंग को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की थी, वे हमेशा वुहुंडियन समूह थे। अधिक से अधिक झाओ लिंग ने यू शियाओगैंग को 2 बार सबक सिखाने के लिए क्षति हस्तांतरण की विधि का उपयोग किया। यह कहा जा सकता है कि झाओ लिंग के साथ ज्यादातर समय अन्याय हुआ। यदि वह वास्तव में यू शियाओगैंग को मारना चाहता था, तो मुझे डर है कि 100 या 1000 यू शियाओगैंग मर जाएंगे। अंत में यू शियाओगैंग झाओ लिंग को खोजने के लिए यू शियाओलॉन को ले गया और उसे कुछ गहन सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने दोनों भाइयों से निपटने के लिए कार्रवाई की।
परिणामस्वरूप यू युआनज़ेन और ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस परिवार के सदस्यों की नजर में वह झाओ लिंग अपराधी बन गया है, जिसने ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस परिवार के अपने सदस्यों पर अत्याचार करने के लिए वुहुन पैलेस के साथ मिलीभगत की। बेशक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यू युआनज़ेन बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। वह यह भी जानता है कि झाओ लिंग वह अपराधी नहीं है जिसने उनके 2 बेटों पर अत्याचार किया, लेकिन क्या यह महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण बात यह है कि वुहुन पैलेस वास्तव में शक्तिशाली है। इतने विशाल वुहुन पैलेस के पास टाइटल डॉलुओं की संख्या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसॉरस रेक्स परिवार अपमानित करने का जोखिम उठा सके। 2 बेटों का बदला लेने के लिए और ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स परिवार की नाजुक गरिमा और महिमा को बनाए रखने के लिए उन्होंने चुन चुनकर दोषी का सारा दोष झाओ लिंग पर डाल दिया। वैसे भी झाओ लिंग नाम का यह लड़का वुहुन पैलेस के समकालीन संत का मंगेतर है और उसे वुहुन पैलेस का आधा सदस्य माना जा सकता है। इसके अलावा उनका कोई और बैकग्राउंड नहीं है। यू युआनज़ेन को लगा कि अगर उसने ये सारी जिम्मेदारियां झाओ के सिर पर नहीं डाली तो वह इसे और किसके सिर पर डाल सकता है। उस आदमी से उसके बड़े बेटे को पीट पीट कर मूर्ख बनाने के लिए किसने कहा? झाओ नाम के व्यक्ति को ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स परिवार के सभी सदस्यों और पूरे शांगसन संप्रदाय के सदस्यों के क्रोध को सहन करना चाहिए। लेकिन अब किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान नेता बिल्कुल भी उनके जैसी पैंट नहीं पहनते हैं और झाओ नाम के व्यक्ति को अपने साथ जवाबदेह ठहराने के लिए तैयार नहीं है। वह ऐसा कैसे कर सका? यू युआनज़ेन का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। पुराने दोस्त, झाओ नाम का यह लड़का मुझे इस तरह से धमकाने आया है, तुम अब भी मेरे साथ उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहते हो? क्या आपको उससे निपटने के महत्व को जानने से पहले तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह आपके किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के किसी व्यक्ति को मार न दे? स्वॉर्ड डुलुओ और बोन डुलुओ ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में मनोरंजन देखा। यह बहुत हास्यास्पद है कि ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसॉरस रेक्स परिवार का मुखिया कलह का बीज बोना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उनके समूह ने कभी राक्षस दमन की पेशकश नहीं देखी है और वे बहुत अच्छे दिखते हैं। वे संभवतः 7 ट्रेजेस ग्लेज्ड संप्रदाय के सदस्यों के जीवन पर अत्याचार कैसे करना चाह सकते हैं? उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि जब दानव दमन करने वाले डुलुओं ने परीक्षण के लिए बोन डुलुओ के अनुरोध को सुना तो उसने पूरी प्रक्रिया में अपनी मार्शल आत्मा या आत्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया और बस नंगे हाथों से उसके साथ प्रतिस्पर्धा की। वह घायल हो गया क्योंकि डुलुओं का दमन करने वाला दानव अपनी ताकत को रोक नहीं सका और उसे दीवार से टकरा दिया। इसके अलावा उन्होंने बड़ी विनम्रता से उनसे माफी भी मांगी। यदि दानव दमन करने वाला डुलुओ वास्तव में उस प्रकार का क्रूर व्यक्ति था जो पिछले 3 संप्रदायों के सदस्यों को पकड़ने पर उन्हें मार डालेगा, तो क्या उसे अभी भी उनसे माफी मांगने की आवश्यकता होगी? इसके बारे में सोचो भी मत, मुझे डर है। भले ही डेमन सप्रेसिंग डुलुओ का चरित्र इतना अच्छा था, लेकिन ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसॉरस रेक्स परिवार के लोगों द्वारा उसकी उस अपराधी के रूप में निंदा की गई जिसने ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसॉरस रेक्स परिवार के सदस्यों के जीवन पर क्रूरतापूर्वक अत्याचार किया था। उन्हें नहीं पता था कि शिकायत कैसे करें। बोन डुलुओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर यू युआनज़ेन की ओर देखा और कहा, मास्टर यू, क्या आप कृपया मेरी सलाह सुन सकते हैं? आपके ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार के लिए बेहतर होगा कि आप दानवदमन करने वाले पुजारी को नाराज न करें। हालांकि उनका कोई ज्यादा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो खुद ही उनका सबसे बड़ा बैकग्राउंड है। इतना कहने के बाद बोन डुलुओ ने बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन पहले रॉयल एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट्स एरिना में उनके और झाओ लिंग के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सम्राट जुए और डेमन सप्रेसिंग डुलुओ ने एक गुप्त आदेश जारी किया और किसी को भी इसे बताने की अनुमति नहीं थी। आधा शब्द। हालांकि बोन डुलुओ ने सम्राट जुए के आदेशों का तिरस्कार किया, फिर भी उसने दानव दमन डुलुओ की चेतावनी को गंभीरता से लिया। इसलिए बोन डुलुओ के लिए मामले को स्पष्ट रूप से समझाना मुश्किल था, लेकिन उनकी बेवह चेतावनी ने यू युआनज़ेन और 3 बुजुर्गों को अपमानित महसूस कराया। इसका क्या मतलब है कि ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स परिवार को दानवद बाने वाले मंदिर का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसॉरस परिवार की गरिमा को झाओ ने जमीन पर रौंद दिया था और पागलपन से रगड़ दिया था। वे उस आदमी को नाराज नहीं कर सके। क्या वह सिर्फ डुलुओ नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है? ऐसा लगता है जैसे कौन एक जैसा नहीं है। यू युआनज़ेन को वास्तव में इस पर विश्वास नहीं हुआ। ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार की पूरी ताकत के साथ वे झाओ नाम के उस व्यक्ति से नहीं निपट सके। यू युआनज़ेन अपने स्थान से उठे, सीधे 7 ट्रेजेस ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान स्वामी को देखा और शांत स्वर में कहा, संप्रदाय मास्टर निंग, क्या इस मामले पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है? आपके 7 ट्रेजेस ग्लेज्ड संप्रदाय का मेरे ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स परिवार के साथ आगे बढ़ने या पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। 7 ट्रेजेस ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान नेता ने थोड़ा सिर हिलाया और बिना सोचे समझे उत्तर दिया, चीफ जेड, मुझे आशा है कि आप बोन डुलुओ के शब्दों को सुन सकते हैं और अचानक बुखार के कारण अपने पूरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। स्वॉर्ड डुलुओ ने भी सिर हिलाया और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ प्रतिध्वनित हुआ, थंडर डुलुओ, मुझे भी लगता है कि दुश्मन बनाने की तुलना में दुश्मनों के बीच सामंजस्य बिठाना बेहतर है। आपके ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस परिवार के लिए दानव दमन करने वाले डुलुओ के साथ सामंजस्य स्थापित करना सबसे अच्छा है और छोटी चीजों के लिए बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहिए। असंभव, बिल्कुल असंभव। झाओ उपनाम वाला लड़का मेरे ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स परिवार को बहुत परेशान करता है। अगर मैं उस आदमी के सामने अपना सिर झुकाऊं तो मेरे ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार को भविष्य में डुलुओ महाद्वीप पर पैर जमाने की गरिमा कैसे मिल सकती है? यू युआनज़ेन ने ठंडी आवाज में कहा, उसकी आंखें अत्यधिक गुस्से से भर गईं। यदि यह तथ्य नहीं होता कि किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के पास 2 डुलुओ शीर्षक हैं, तो उसके पास 2 के मुकाबले 1 जीतने का कोई मौका नहीं होता। अब वह किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय में बड़ा उपद्रव करना चाहता है। अध्याय 150 में इस दिन जीवित नहीं रह सकता। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स परिवार का बुजुर्ग इस वक्त अपने दिल में बढ़ते गुस्से को दबा नहीं सका और दहाड़ उठा, संप्रदाय मास्टर निंग, स्वॉर्ड डुलुओ, बोन डुलुओ, क्या आप बहुत दूर नहीं जा रहे हैं? यह सिर्फ इतना है कि आप हमारी मदद नहीं करना चाहते, जो तीसरे संप्रदाय के भी सदस्य हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हम झाओ के साथ मेल मिलाप करने की पहल करें। आप क्या बात है?
यह सही है कि बाओ ग्लेज्ड संप्रदाय के आप लोगों ने वास्तव में हमें निराश किया है। चूंकि आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए मुझे आपसे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कुलपति चलो वापस चलें। दूसरे बुजुर्ग ने भी ठंडी खर्राटे ली। उसका बूढ़ा चेहरा इतना उदास था कि लगभग पानी टपक रहा था। कबीले के नेता चलो जल्दी चलें। कि बाओ ग्लेज्ड संप्रदाय का वैसे भी हमारा स्वागत करने का कोई इरादा नहीं है। हमारे परिवार के सदस्यों को भविष्य में एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए कि बाओ ग्लेज्ड संप्रदाय में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे बुजुर्ग की आवाज भी शांत थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं और उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। जाहिर तौर पर वह अपने दिल में गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। यू युआनज़ेन ने और कुछ नहीं कहा, घूमा और दरवाजे से बाहर चला गया और तीनों बुजुर्गों ने तुरंत उसकी गति का अनुसरण किया। निंग फेंगजी ने कड़ी भौहें सिकोड़ लीं और कुछ हद तक दुखी भाव से कहा, क्या ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसॉरस रेक्स परिवार के सभी सदस्य जिद्दी हैं? अंकल बोन और अंकल जियान के अर्थ काफी स्पष्ट हैं। दानवत बाने वाला डॉलुओ बहुत शक्तिशाली है और ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसॉरस रेक्स परिवार के सदस्य उन्हें नाराज नहीं कर सकते हैं। शुरू कर दिया। क्या अंकल बोन्स और अंकल जियान उनके लिए यह नहीं कर रहे हैं? वे अभी भी उन्मादी व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जैसे कि हम उन पर एहसानमंद हैं? यह समझ से परे है। सेवन ट्रेस ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान नेता ने धीरे से आह भरी और असहायता से अपना सिर हिलाया। किसी अभिशप्त व्यक्ति को अच्छे शब्दों से मनाना कठिन है और दयालु होना कठिन है। लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। हमें इसकी परवाह नहीं है। हम इसकी परवाह नहीं कर सकते। स्वोर्ड डुलुओ और बोन डुलुओ ने भी एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय छोड़ने के बाद यू युआनज़ेन और तीन बुजुर्गों के चेहरे विशेष रूप से उदास थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सेवन ट्रेस ग्लेज्ड संप्रदाय के वर्तमान नेता ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस परिवार के साथ आगे बढ़ने या पीछे हटने से साफ इनकार कर देंगे। दूसरे बुजुर्ग ने अपने दांत पीस लिए और पूछने से पहले यू युआनज़ेन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कबीले नेता, यह संप्रदाय मास्टर निंग हमारे साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने से इनकार करता है तो हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हम अभी भी हाउटियन संप्रदाय में जाना चाहते हैं? यह सुनकर यू युआनज़ेन ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। क्या आपको अभी भी पूछने की जरूरत है? मुझे विश्वास नहीं है कि हाउटियन संप्रदाय प्राथमिकताओं के बारे में इतना भ्रमित हो सकता है। झाओ नाम के व्यक्ति ने मेरे तीसरे दर्जे के संप्रदाय के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए बुहुन पैलेस के साथ मिलीभगत की। तीन ऊपरी संप्रदायों हाउटियन संप्रदाय के नेता के रूप में मुझे विश्वास नहीं है कि उनका संप्रदाय सिर्फ अपने हितों को प्रभावित होता देखेगा। कल आप मेरे साथ हाउटियन संप्रदाय की गाड़ी में चलेंगे। यू युआनज़ेन के बोलने के बाद वह गाड़ी में चढ़ गए। तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखने के बाद वे भी गाड़ी में चढ़ गए। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स परिवार में लौट आई। जैसे ही यू युआनज़ेन और तीन बुजुर्ग पहाड़ के गेट की ओर चल रहे थे, यू लो मियां अपने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ लगभग उनसे टकरा गया। अपने भाई और तीन बुजुर्गों को इतनी जल्दी वापस आते देखकर यू लो मियां ठंडे पसीने से तरबतर नहीं हो सका। क्या मेरा भाई और तीन बुजुर्ग इस मामले पर चर्चा करने के लिए किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय में नहीं गए थे? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? यह केवल 2 या 3 घंटे की बात थी। सौभाग्य से वह कालकोठरी से बाहर आ गया, इसलिए उसके भाई को कुछ भी अजीब नहीं लगना चाहिए। मैं बस यही आशा करता हूं कि मेरा बेटा यू जियाओ जियाओ और बाहर से आमंत्रित हीलिंग सोल मास्टर लंबे समय तक कालकोठरी में रह सकें और जल्दबाजी में कालकोठरी से बाहर न आए। अगर वह अचानक अपने भाई के पास जाता और उसके भाई को पता चलता कि उसे यू शियाओ गैंग से निपटने का मौका मिल गया है, तो वह शायद अपनी तियानलिंग केप को थप्पड़ मार देगा। यू लोमियन ने बमुश्किल मुस्कुराहट बरकरार रखी और तेजी से यू युआनज़ेन और तीन बुजुर्गों के पास चला गया। यह देखकर कि इस समय उनके चेहरे उदास हो रहे हैं, उसने आशंकित स्वर में पूछा, भाई तीन बुजुर्ग, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या तुमने मामला सुलझा लिया? क्रोधित यू युआनज़ेन का अपने दूसरे भाई को समझाने का कोई इरादा नहीं था और वह परिवार की ओर चलता रहा। पहले बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग ने भी निर्दयी भावों के साथ उसका अनुसरण किया। तीसरा बुजुर्ग जो जाना चाहता था, उसे यू लो मियां ने रोक लिया। आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? जब आप वापस आते हैं तो आपके चेहरे पिछले वाले की तुलना में बदसूरत क्यों दिखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय में गए और नुकसान हुआ हो? यू लोमियन की उत्सुकता देखकर तीसरे बुजुर्ग ने जोर से सिर हिलाया। क्या यह सच नहीं है? संप्रदाय के नेता निंग को नहीं पता कि वह इतना पागल क्यों है, लेकिन वह हमारे परिवार के साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने से इनकार करता है। इसके बजाय उन्होंने हमें सलाह दी कि झाओ नाम का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए और बेहतर होगा कि हम उसके साथ मेल मिलाप करें। मुझे बताओ, क्या यह इंसानों की बात है? हमारे ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसॉरस रेक्स परिवार की गरिमा और सम्मान को कुचल दिया गया है और हमें अभी भी सुलह करने के लिए कहा जाता है। यह सचमुच हास्यास्पद है। जब यू लो मियां ने यह सुना तो उनका गुस्सा तुरंत बढ़ गया। वह दूसरों को बहुत अधिक धमका रहा था। वह वास्तव में दूसरों को बहुत अधिक धमका रहा था। किबाओ ग्लेज्ड संप्रदाय अब इतना बेशर्म कैसे हो गया? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार की गरिमा और महिमा झाओ नामक परिवार से कमतर है? इस समय यू जियाओ जियाओ अपने 60 के दशक में एक उपचार आत्मा गुरु के साथ कालकोठरी की दिशा से आया था। तीसरे बुजुर्ग ने इस 60 स्तरीय उपचार आत्मा सम्राट को दूर से देखा और उसे लगभग तुरंत पहचान लिया। क्या यह उपचार करने वाला आत्मा सम्राट नहीं है कि उसने पहले बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग ने यू शियाओ गैंग को ठीक करने के लिए वापस आमंत्रित किया जब उसने पहले बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग ने उसे पीटा? अब यू जियाओ जियाओ ने इस आदमी को फिर से बाहर से क्यों आमंत्रित किया? क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरे बुजुर्ग को अचानक आत्मज्ञान महसूस हुआ और उसने अर्थपूर्ण दृष्टि से यू लो मियां की ओर देखा। दूसरे कुलपति, क्या आप अभी कालकोठरी की ओर भागे थे? कोई आश्चर्य नहीं कि आप अभी बहुत खुश दिख रहे थे, आप अच्छे मूड में थे। यू लोमियन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप पहले बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग भी वहां नहीं गए थे?
हम एक दूसरे हैं जो उस बच्चे को दूसरों से नफरत करवाता है, क्या आपको अभी भी उसे पीटने के लिए किसी कारण की आवश्यकता है? तीसरे बुजुर्ग ने गहरी सहमति के साथ सिर हिलाया, हाँ, उसे पीटने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। अगर वह लड़का नहीं होता तो हमारा परिवार झाओ नाम के उस कमीने को नाराज नहीं करता। हाँ हाँ हाँ। दोनों बूढ़ी लोमड़ियों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से हंसे। उसी क्षण यू शियाओ गैंग, जिसे अभी अभी उसके दूसरे चाचा ने बुरी तरह पीटा था और उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, निराशा की दृष्टि से कालकोठरी की छत की ओर देख रहा था। उनकी मानसिकता अब पूरी तरह टूट चुकी है। भले ही उसे सोतो शहर में हर 3 दिन में पीटा जाता था, ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स परिवार में लौटने के बाद भी उसे हर 3 दिन में पीटा जाएगा। कुछ समय पहले 3 बुजुर्गों ने कालकोठरी में घुसकर खुद को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनका एक पैर टूट गया। उनके ठीक होने में कई दिनों तक इलाज चला। इसके कुछ दिनों बाद उनके दूसरे चाचा भी कालकोठरी में घुस गए और खुद को बुरी तरह पीटा। उसके पास इस जीवन को जीने का कोई रास्ता नहीं था। उसे लगा जैसे वह अब मरना चाहता है, लेकिन वह जानता था कि वह बिल्कुल नहीं मर सकता। उसने अभी तक झाओ लिंग से बदला नहीं लिया था, तो वह कैसे मर सकता है? अध्याय 151 कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर को निगलना। अगली दोपहर झाओ लिंग कमरे से बाहर चला गया और खुशी से झूम उठा। वो सैक्सी और एलियन जो बिस्तर पर लेटे हुए थे ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में बेबसी देखी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मेरा पति वास्तव में पागल था और वह स्पष्ट रूप से 2 दिनों से सिस्टर लॉन्गर के कमरे में रह रहा था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जब दोनों बहनें दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गईं, तब भी वे पूरी तरह से हार गईं और चोट लगने का जोखिम नहीं उठा सकती थीं। वह बहुत नींद में थी। यिन ने थककर अपनी आंखें बंद कर लीं और 10 सेकंड के भीतर बो सैक्सी ने सोते समय उसके खर्राटों की आवाज सुनी। यिन की सोने की मधुर आवाज सुनकर बो सैक्सी को अचानक नींद आ गई। उसने यिन को दोनों हाथों से गले लगाया, अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में सो गई। थकी हुई, इतनी थकी हुई, उसे लगा कि भले ही वह लेवल 99 अल्टीमेट डुलुओ हो, लेकिन वह इतनी नींद में थी कि वह अपनी पलकें भी नहीं उठा पा रही थी। सोना अधिक महत्वपूर्ण था। झाओ लिंग लगभग 4 दिनों से संघर्ष कर रहा था और अब उसके पैर थोड़े कमजोर महसूस हो रहे थे, लेकिन उसे अपने शरीर की ताकत की व्यापक समझ थी। मेरा कहना है कि सिस्टम द्वारा प्रदान किया गया मध्यस्तरीय बर्बर लड़ाकू शरीर वास्तव में भयानक है, शब्द के हर अर्थ में भयानक है। जाहिर तौर पर यह प्रणाली कहती है कि यह एक गंभीर प्रणाली है, लेकिन यह जो पुरस्कार दे सकती है वह बिल्कुल भी गंभीर नहीं लगती। उसने पीछे मुड़कर उन दोनों महिलाओं की ओर देखा जो गहरी नींद में सो रही थीं, और फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया ताकि दोनों महिलाओं की नींद में खलल न पड़े। वह आंगन की ओर चल दिया। गलियारे में पहुंचते ही अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात बटलर कियान से हुई। यह देखकर कि वह अंतः कमरे से बाहर आने को तैयार था, बटलर कियान ने उससे अस्थायी रूप से पूछा, मास्टर, क्या आपको और तीनों महिलाओं को आज खाना चाहिए? झाओ लिंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया, ठीक है, आप किसी को इसे तैयार करने के लिए कह सकते हैं। वैसे क्या लॉन्डेर की वह लड़की पिछले 2 दिनों में भोजन करने के लिए हॉल में गई है? बटलर कियान एक पल के लिए स्तब्ध दिखे। अगले भाग के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।